एक गैम्बलिंग डेक चुकाने आई लड़की ने बदले में रिच प्रिंस को सिर्फ एक किस दिया, मगर बेचारा प्रिंस उसी किस में अपना दिल हार बैठा। अब जियांग ली उससे जितना दूर भागती है, लुओ उतनी ही क्यूट स्टबर्नेस के साथ उसकी लाइफ में वापस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्या दो अलग वर्ल्ड्स का ये प्यार फैमिली, पैसा और स्टेटस की दीवार तोड़ पाएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग एक कसीनो से होती है, जहाँ जियांग ली अपने पिता का 2 मिलियन का कर्ज चुकाने आती है। पैसे सामने रखकर वो कहती है कि पूरा हिसाब यहाँ है, इसलिए अब उसके पिता को जाने दिया जाए। मगर कसीनो मैनेजर बताता है कि उसके पिता ने फिर से 1 मिलियन गंवा दिया है, इसलिए ये पैसे पूरे नहीं हैं। ये सुनकर जियांग ली बुरी तरह परेशान हो जाती है। वो याद दिलाती है कि तय हुआ था कि उसके पिता को दोबारा गैम्बल नहीं करने दिया जाएगा। सामने वाला साफ कहता है कि अगर उसके पिता ने किसी की बात मानी होती तो आज ये हालत नहीं होती। जियांग ली गुस्से में अपने पिता से पूछती है कि क्या वो सच में उसकी जान लेकर ही मानेंगे, मगर उसके पिता को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता। वो उल्टा उन पैसों को उठाकर दोबारा गैम्बल करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि इसी रकम से वो सब कुछ वापस जीत सकते हैं। जियांग ली उन्हें रोकती है, लेकिन वो उससे पैसे छुड़ाने लगते हैं। दोनों के बीच खींचतान होने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। तभी जोयू बीच में आकर कहता है कि बाकी का 1 मिलियन वो चुका देगा। वो खुद को जियांग ली का बॉयफ्रेंड बताकर कहता है कि इस प्रॉब्लम को वो संभाल सकता है। जियांग ली तुरंत साफ कर देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर जोयू कहता है कि इस समय केवल वही उसकी मदद कर सकता है। बदले में उसे बस जियांग ली का एक किस चाहिए। एक किस के बदले 1 मिलियन का उसका ऑफर सुनकर जियांग ली उसे खुद को बहुत बड़ा समझने वाला प्लेबॉय कहती है और साफ मना कर देती है। जोयू फिर जियांग ली के पिता को भड़काते हुए खुद को उनका होने वाला दामाद बताता है। वो कहता है कि उसके जैसा अमीर दामाद मिल गया तो उन्हें आगे पैसे जीतने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जियांग ली किसी और को किस करने से साफ मना कर देती है और जोयू को घटिया इंसान कहती है। उसी समय लू जिनयान वहां आ जाता है। वो अपना जेड पेडेंट निकाल कर कहता है कि भले ही यह अनमोल न हो, लेकिन बाकी 1 मिलियन के बदले इसे कोलेट्रल के तौर पर रखा जा सकता है। वो वादा करता है कि 1 साल के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चुकाकर पेंडेंट वापस ले जाएगा। जियांग ली पेंडेंट देखते ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वह लुओ की ग्रैंड मदर की आखिरी निशानी है। वो कहती है कि इतनी जरूरी चीज किसी और के कर्ज के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। इसके बाद वो अपने पिता से कहती है कि उन्हें उसकी ग्रैंड मदर का नाम लेने का कोई हक नहीं है। आज आखिरी बार वो उन्हें बचा रही है। इसके बाद वो जिए या मरे, जियांग ली का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। कसीनो की मुसीबत से निकलने के बाद भी जियांग ली की परेशानी खत्म नहीं होती। कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो बार बार खुद को छोड़ने के लिए कहती है। इसी हंगामे के बीच लू जिनयान उसे वहां से जल्दी निकलने को कहता है। वो जियांग ली को सुरक्षित जगह तक ले जाता है, मगर घबराई हुई जियांग ली अभी भी उसे छोड़ने के लिए कहती रहती है। लू उसे शांत रहने और बैठ जाने को कहता है। इस दौरान वो उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि सिचुएशन काफी अचानक और उलझी हुई है। जियांग ली किसी तरह बैठ जाती है। लू देखता है कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए वो उसे जाने की इजाजत दे देता है और जल्दी वहां से निकलने को कहता है। दोनों के बीच अभी कोई प्रॉपर पहचान नहीं हुई, लेकिन लुओ ने बिना कोई फायदा मांगे जियांग ली को उसके पिता के कर्ज और वहां मौजूद लोगों से बचाया है। जियांग ली भी उसकी यह मदद और उसके द्वारा छोड़ा गया जेड पेंडेंट भूल नहीं पाती। उस रात की बात को 1 साल गुजर जाता है। लुओ जिनयन अब भी उस लड़की को याद कर रहा है जिससे वह उस परेशानी भरी रात में मिला था। उसके पास जियांग ली का कोई साफ परिचय नहीं है, फिर भी वह उस मुलाकात को मामूली घटना की तरह नहीं देख पाता। उसके आसपास के लोग भी जानते हैं कि जेड पेंडेंट को छुड़ाने की समय सीमा पूरी होने वाली है। कोई पूछता है कि क्या वो लड़की इस साल वापस आएगी। लुओ ने पूरे 1 साल पेंडेंट संभाल कर रखा है और अब उसे इंतजार है कि क्या जियांग ली अपना वादा निभाकर इसे लेने आएगी। 1 साल बाद जियांग ली अपनी फ्रेंड वेन चीन के साथ उस कंपनी में पहुंचती है जिसका पता कसीनो मैनेजर ने दिया था। बाहर खड़ी होकर जियांग ली हैरानी से कहती है कि ये कोई मामूली कंपनी नहीं, बल्कि शहर की पहचान जैसी विशाल जगह है। वेन चीन भी घबराई हुई है। वो कहती है कि अगर ऐसी जगह के बॉस से एक बार बात हो जाए तो यहाँ तक आना ही सफल हो जाएगा। अंदर पहुंचते ही दोनों नोटिस करती हैं कि स्टाफ के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं है। वेन चुइन को पूरा माहौल किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है और उसकी घबराहट से टांगे तक कमजोर पड़ने लगती हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती है। जियांग ली बताती है कि कसीनो मैनेजर ने उन्हें मिस्टर लुओ से जेड पेंडेंट लेने भेजा है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मिस्टर लुओ के आने में अभी 5 मिनट हैं, इसलिए दोनों वीआईपी लाउंज में इंतजार कर सकती हैं। तभी बाहर कस्टम मेड बेंटले आकर रुकती है। वेनिक्विन गाड़ी, बॉडीगार्ड्स और साथ चल रहे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है।
कोई सूटकेस उठा रहा है, कोई लैपटॉप और फाइल्स लेकर चल रहा है। पूरा सेटअप देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर मिस्टर लुओ कितने बड़े आदमी हैं। फिर उसकी नज़र लुओ जिनयान पर पड़ती है। वो उसके चेहरे, पर्सनालिटी और पूरे इंट्रोच से इतनी प्रभावित होती है कि कहती है वो इस आदमी को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। मगर जियांग ली के लिए ये एडमिरेशन का पल नहीं है। लुओ को देखते ही वो पहचान जाती है कि यही वो आदमी है जिसने 1 साल पहले उसकी मदद की थी। जियांग ली घबराकर वेनिक्विन से तुरंत वहां से चलने को कहती है। वो नहीं चाहती कि लुओ उसे देख ले। वेनिक्विन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग ली पेंडेंट लेने की जिम्मेदारी उसी को देकर कहती है कि वो इसे किसी फ्रेंड के लिए लेने की बात करे, उसका नाम बिल्कुल ना बताए और लुओ के सामने उसके बारे में एक शब्द भी ना बोले। इतना कहकर जियांग ली बाहर चली जाती है। दूर खड़े होकर वो पहली बार महसूस करती है कि उसके और लुओ के बीच की दूरी असल में कितनी ज्यादा है। कंपनी से बाहर आने के बाद वेनक्वीन समझ जाती है कि जियांग ली 1 साल से जिस आदमी को याद कर रही थी वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि हांगकांग का बड़ा प्रिंस है। उसे अब समझ आता है कि लू ने जियांग ली की जानकारी पाने पर इतना जोर क्यों दिया और जेडे पेंडेंट को पूरे 1 साल इतने ध्यान से क्यों संभाल कर रखा। वेनक्वीन कहती है कि लुओ का जियांग ली की तरफ देखने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसके हिसाब से जियांग ली उसके लिए स्पेशल है, मगर जियांग ली खुद को तुरंत रोक लेती है। वो कहती है कि ऐसी सोच उसके मन में आने ही नहीं चाहिए। जियांग ली के हिसाब से अलग सोशल क्लास के 2 लोगों का प्यार फायरवर्क्स जैसा होता है। कुछ समय तक वो बहुत खूबसूरत और चमकदार लगता है, मगर चमक खत्म होने के बाद पीछे टूटे हुए टुकड़े और दर्द रह जाता है। वेनेक्विन पूछती है कि क्या उसे लू की सिंसियरिटी पर शक है। जियांग ली कहती है कि उसे इस बात का डर नहीं कि लू उससे प्यार नहीं करता। असली डर ये है कि कहीं वो खुद उसके प्यार पर विश्वास न कर बैठे, इसलिए जो है उसे वहीं खत्म कर देना बेहतर है। दोनों के पास अभी टैंग ग्रुप के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 दिनों के इवेंट्स बाकी हैं। जियांग ली तय करती है कि वे सारे इवेंट्स पूरे करेंगी और उसके तुरंत बाद यहाँ से चली जाएंगी। रात को टैंग ग्रुप की एक बड़ी गैदरिंग रखी जाती है। टैंग वेंदे सभी बिजनेसमैन का स्वागत करते हुए कहता है कि टैंग फैमिली की आने वाली ग्रोथ उन्हीं लोगों पर निर्भर है। वो सभी को खुलकर खाने पीने के लिए कहता है। कुछ बिजनेसमैन सिर्फ शराब से खुश नहीं हैं। वे पूछते हैं कि आज रात कोई खास प्रोग्राम क्यों नहीं रखा गया। तभी टैंग वेंदे जियांग ली को पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर बुलाता है और कहता है कि वो सबके लिए गाएगी और उनके साथ ड्रिंक करेगी। वो लियू शेंग से कहता है कि जियांग ली आज रात खास तौर पर उसके लिए तैयार की गई है। तांग वेंदे ने सुना है कि जियांग ली काफी जिद्दी है, मगर उसके मुताबिक ऐसी औरत को अपने कंट्रोल में लाने के बाद ज्यादा मजा आता है। जियांग ली सामने आकर लियू शेंग को पोलाइटली अपना नाम बताती है। लियू उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है कि वो अपनी रेप्यूटेशन से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो उसे अपने पास आने और ड्रिंक करने को कहता है। जियांग ली बहुत समझदारी से जवाब देती है कि लियू की ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि वो बहुत कम पीती है। उसे उम्मीद है कि उनके जैसा बड़ा बिजनेसमैन एक कमजोर औरत के साथ छोटी सोच नहीं दिखाएगा। फिर भी उनके कहने पर वो 1 गिलास पीने को तैयार है। ड्रिंक खत्म करने के बाद जियांग ली सबको एंजॉय करने के लिए कहकर वहां से हटना चाहती है। वो डांस परफॉर्मेंस शुरू करवाती है और वेंचिन से अपने पास रहने को कहती है ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके, मगर लियू शेंग उसका रास्ता रोक लेता है। वो जियांग ली को याद दिलाता है कि ये हांगकांग है और यहाँ उसी की चलती है। वो पूछता है कि क्या जियांग ली उसके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही है। तभी लुओ जिनियन वहां पहुंच जाता है। लुओ को देखते ही लियू शेंग का गुस्सा गायब हो जाता है। आसपास के लोग भी कहते हैं कि अगर हांगकांग के बड़े लोग बीच में न होते तो लियू की भड़की हुई आग पूरी जगह को मुसीबत में डाल देती। यू घबराकर लुओ से कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था। लुओ सीधे जियांग ली की तरफ देखकर कहता है कि दोनों फिर मिल गए। वो इसे बड़ी कोइंसिडेंस बताता है, मगर जियांग ली जानती है कि पिछली मुलाकात के बाद ये मिलना उसके लिए इतना सिंपल नहीं है। लुओ जियांग ली की मदद करने के लिए आगे आता है। जियांग ली उसे थैंक यू कहती है, लेकिन तभी तांग वे वहां पहुंच जाती है। वो लू को उसके घर के नाम अयान से बुलाकर कहती है कि वो उसे कब से ढूंढ रही थी और चाहती थी कि वो कुछ समय उसके साथ रहे। फिर तांग वे की नज़र जियांग ली पर पड़ती है। लू उसे अपनी फ्रेंड बताता है, मगर टेंग वे तुरंत जियांग ली से पूछती है कि उसकी अयान से कैसी फ्रेंडशिप है। वो दावा करती है कि वो लुओ की फियांसी है और उसके सभी फ्रेंड्स को जानती है। जियांग ली कहती है कि वह लुओ से केवल 1 बार मिली है, इसलिए अगर लुओ ने उसके बारे में तांग वे को नहीं बताया तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तांग वे आगे कहती है कि दोनों फैमिलीज के पिता उनकी शादी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तांग और लुओ फैमिलीज के जुड़ने से दोनों का बिजनेस और मजबूत होगा, लेकिन लुओ सबके सामने साफ कह देता है कि वह फैमिली द्वारा तय की गई शादी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
उसकी बात के बावजूद जियांग ली खुद को पीछे करती है। वह तांग वे और लुओ को बराबर स्टेटस वाला परफेक्ट कपल बताकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देती है। तांग वे उसकी बात से खुश दिखती है, लेकिन लुओ को जियांग ली का खुद को इस तरह अलग करना पसंद नहीं आता। वह तांग वेई से साफ कहता है कि जियांग ली की रिस्पेक्ट करे। जियांग ली फिर भी तांग वेई को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। जियांग ली कहती है कि काफी देर हो गई है और अब वह आराम करने वापस जाएगी। तांग वेई उसे रोककर कहती है कि इतनी जल्दी आराम करना समय की बर्बादी है। वह जियांग ली को सबके साथ कार्ड्स खेलने के लिए बुलाती है। जियांग ली साफ कहती है कि टेक्सास होल्डम खेलना उनके कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है और उसे गैम्बलिंग पसंद नहीं। तांग वे तुरंत लू की तरफ देखकर कहती है कि अयान को भी यह बात मालूम है, जिसका मतलब दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद तांग वे एक नया प्लान रखती है। वह कहती है कि लियू शेंग, मिस्टर चेन और बाकी लोग कार्ड्स खेलेंगे। गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक प्राइज रखा जाएगा। 3 डेक्स के बाद जो सबसे ज्यादा जीतेगा, जियांग ली को हर इवेंट में उसके साथ जाना होगा और वो किसी भी काम से मना नहीं कर सकेगी। जियांग ली कहती है कि टैंग कंपनी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट लीगल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए था। टैंग वे जवाब देती है कि जियांग ली का इवेंट्स में साथ जाना भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स किसी दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। वो इसे पूरी तरह लीगल बिजनेस बताती है। टैंग वेंदे मन ही मन इस प्लान को एक साथ 2 फायदे देने वाला समझता है। जियांग ली को लियू शेंग के हवाले करने से उसका इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। साथ ही जियांग ली रास्ते से हट गई तो लुओ के पास टैंग वे से एंगेजमेंट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जियांग ली साफ मना कर देती है। टैंग वे इसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बताकर पूछती है कि क्या उसे उसकी कीमत पता है। तभी लुओ कहता है कि अगर गैम्बलिंग से बचना पॉसिबल नहीं तो वो जियांग ली के साथ खेलेगा। जियांग ली जानती है कि लुओ खुद गैम्बल नहीं करता। लुओ कहता है कि इसी वजह से गेम का फैसला जियांग ली करेगी। मनी उसकी होगी, लेकिन कार्ड्स और रिस्क लेने का हक वो जियांग ली को दे रहा है। गेम शुरू होने से पहले जियांग ली नर्वस है। लुओ उसके पास रहकर कहता है कि उसके पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं उसके साथ है। वह जियांग ली को याद दिलाता है कि कई बार डेस्टिनी बदलने के लिए ताकत नहीं, सिर्फ करेज चाहिए होती है। ज़रूरी बात यह है कि इंसान पहला कदम लेने की हिम्मत करे। 1 साल पहले जियांग ली अकेली होकर भी नहीं डरी थी। अब तो लुओ उसके साथ खड़ा है, इसलिए उसे और भी कम डरना चाहिए। लुओ उस पर पूरा भरोसा जताकर उसे कार्ड्स आगे बढ़ाने को कहता है। जियांग ली भी खुद पर भरोसा करते हुए अगले राउंड में 4 एसेस से जीतने का दावा करती है। दूसरी तरफ लुओ के कार्ड्स को देखकर लोग मानते हैं कि उसके पास सिर्फ फ्लश है और शायद वो स्ट्रेट तक पहुंच जाए, मगर लू कहता है कि वे फ्लश की असली ताकत को कम समझ रहे हैं। गेम खत्म होते ही लू साफ कर देता है कि जियांग ली जीत चुकी है। अब वो लीगली उस कॉन्ट्रैक्ट की उस गलत कंडीशन से आज़ाद है और कोई उसे लियू शेंग या किसी दूसरे विनर के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके बाद वो जियांग ली को अपने साथ वहां से ले जाता है। जियांग ली के जाने के बाद टांग वे गुस्से में अपने भाई से कहती है कि लुओ सिर्फ जियांग ली की वजह से उसके साथ अलायंस नहीं कर रहा। उसके मुताबिक जियांग ली ने ज़रूर कोई घटिया तरीका इस्तेमाल करके अयान को फंसाया है। वो तांग वेंदे से ऐसा प्लान बनाने को कहती है जिससे लुओ का माइंड बदल जाए। तांग वेंडे उसे शांत करते हुए कहता है कि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जियांग ली नहीं बल्कि लियू शेंग है। लियू को जियांग ली जैसी फीमेल सेलिब्रिटीज पसंद है जो बाहर से एटीट्यूड दिखाती हैं। आज का अरेंजमेंट सबके लिए फायदा देने वाला होना था, मगर लुओ के आने से सब बिगड़ गया। जियांग ली ने लियू शेंग को नाराज कर दिया और टांग फैमिली का अलायंस भी खतरे में डाल दिया। इसलिए तांग वेंडे गेम बदलने का फैसला करता है। वो चाहता है कि जियांग ली खुद लियू शेंग के सामने जाकर माफी मांगे और उसका गुस्सा शांत करे। टांग वे को प्लान पसंद आ जाता है। इससे लियू शेंग को जवाब भी मिल जाएगा और लुओ अपनी आंखों से देख सकेगा कि वो जिस जियांग ली को प्रोटेक्ट कर रहा है वो असल में कैसी है। तांग वे इसके बाद यू चाओ चाओ को अकेले मिलने बुलाती है। चाओ चाओ आते ही पूछती है कि मिस टांग ने उसे क्यों बुलाया है। तांग वे सीधे मुद्दे पर आते हुए कहती है कि चाओ चाओ और जियांग ली एक ही रूम में रहती हैं, इसलिए जियांग ली और लुओ के बीच जो भी हो उसकी जानकारी उसे तुरंत चाहिए। बदले में टैंग वे उसे टैंग फैमिली के रिसोर्सेज देने का ऑफर करती है। वो कहती है कि इन रिसोर्सेज की मदद से चाओ चाओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जियांग ली से भी ऊपर जा सकती है। चाओ चाओ अपॉर्चुनिटी देखते ही तैयार हो जाती है। वो टैंग वे को भरोसा देती है कि ये काम अच्छे से कर सकती है। टैंग वे उसकी रेडीनेस देखकर कहती है कि स्मार्ट लोगों से बात करना बहुत आसान होता है। उधर जियांग ली लू से मिलकर आज की मदद के लिए थैंक यू कहती है। लू से पूछता है कि क्या बस इतना ही कहना है। जियांग ली समझ जाती है कि लू 1 साल पहले की बात का जवाब भी चाहता है।
वह बीते समय में की गई उसकी मदद के लिए भी थैंक यू कहती है, लेकिन साथ ही साफ कर देती है कि अब वह नहीं चाहती कि टैंग वे और टैंग वेंदे उनके रिलेशनशिप को लेकर कोई गलत मतलब निकाले। जियांगली कहती है कि लुओ की हर मदद उसके लिए नई प्रॉब्लम बन रही है। वह जितना उसे बचाता है उतना ही टैंग फैमिली उसे टारगेट करती है, इसलिए वह लू से उनके बीच प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखने को कहती है। जियांगली के चले जाने के बाद लू अपने एसोसिएट से कहता है कि किसी को उसके पीछे लगाया जाए, क्योंकि टैंग वेंदे इतनी आसानी से बात खत्म नहीं करेगा। उसका एसोसिएट लुओ की जियांगली में बढ़ती इंटरेस्ट देखकर पूछता है कि दोनों को मिले बहुत कम समय हुआ है, फिर वो उसे लेकर इतना सीरियस कैसे हो गया। लुओ कहता है कि वो जियांगली को थोड़े समय से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से पसंद करता है। फिर वो 1 साल पहले की स्टॉर्मी नाइट याद करता है। उसी रात जियांगली का दिया हुआ वो किस उसके दिल में रुक गया था। लुओ के लिए वो कोई अचानक कोई मामूली बात नहीं थी। उसे बस ये समझ नहीं आता कि जिस पल को वो पूरे 1 साल नहीं भूल पाया, जियांगली उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है। कुछ समय बाद जियांगली रूम में वापस आती है। यू चाओ चाओ से कहती है कि वह थोड़ी देर बाद लौटे, क्योंकि तांग वेंदे उसके साथ रूम इस्तेमाल करने वाला है। जियांगली उसकी बात समझते ही उसे खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए कहती है। चाओ चाओ जवाब देती है कि वह इंडस्ट्री में काफ़ी समय से है और उसे बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। उसे लगता है कि तांग वेंदे उसे बाकी लड़कियों से अलग नज़र से देखता है। जियांगली उसे समझाती है कि शॉर्टकट अक्सर ट्रैप बन जाता है। अगर तांग सच में उसे पसंद करता तो उनका रिलेशन इस तरह रिसोर्सेज के बदले नहीं चलता। चाओ चाओ इसे म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट बताती है, मगर जियांगली कहती है कि अपनी एबिलिटी के भरोसे हारने वाला इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन बॉडी के बदले रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ लेने वाला इंसान किसी भी समय फेंका जा सकता है। जिसे QOQO रेड कारपेट समझ रही है, वो असल में ऐसी टाइट रोप है जिस पर उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। चाओ चाओ जियांगली की बात नहीं मानती। वो कहती है कि टैंग ने जियांगली के लिए दूसरा रूम खुलवा दिया है और वेटर उसे वहां पहुंचा देगा। जियांगली उसकी सोच से डिसअपॉइंटेड होकर जाने लगती है। तभी चाओ चाओ उसे रोक कर पूछती है कि वो इतना ऊंचा एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। वह जियांगली पर भी लुओ के साथ आंखों ही आंखों में बात करके एक अमीर बैकर ढूंढने का इल्जाम लगाती है। उसके हिसाब से जियांगली खुद भी वही कर रही है, फिर उसे बचाने वाली बनकर लेक्चर देने का क्या हक है। वो पूछती है कि जियांगली खुद को उससे ज्यादा साफ और बेहतर क्यों समझती है। जियांगली नए रूम में पहुंचती है, लेकिन वहां लिू शेंग की जगह लुओ जिनियन मिलता है। लुओ कहता है कि उसे लगा था जियांगली किसी मुसीबत में फंस जाएगी, मगर वो उम्मीद से ज्यादा अलर्ट और स्ट्रांग निकली। जियांगली उससे पूछती है कि उसे रूम का पासवर्ड कैसे मिला और क्या उसे पता है कि ये लिू शेंग का रूम है। फिर उसे एहसास होता है कि लिू उसे बचाने ही आया है, मगर लिू आज सिर्फ बचाने नहीं आया। वो 3 दिन पहले हुई बात का जवाब मांगता है। वो पूछता है कि जियांगली उससे मिलने आई थी और उसे पहचान भी गई थी, तो फिर सामने आने के बजाय उससे बचकर क्यों चली गई। लू कहता है कि उसने पूरे 1 साल उस पल का इंतजार किया जब वो जियांगली को दोबारा देख सके। वो जेड पेडेंट अपने हाथों से लौटाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि बीते साल का हर मिनट उसने उसे कितना याद किया। जियांगली उसकी बात को जोक बताकर टाल देती है। वो खुद को एक ऐसी पासबाई कहती है जिसने सिर्फ लुओ को परेशानी दी थी, मगर लुओ जानता है कि वो सच नहीं बोल रही। वो रेनी नाइट और उस किस की बात उठाकर पूछता है कि क्या जियांगली सच में सब कुछ भूल गई। जियांगली कहती है कि उस समय उसके पास लुओ की मदद चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो किस सिर्फ ग्रैटिट्यूड का तरीका था। उसे उम्मीद है कि लुओ किसी औरत की ग्रैटिट्यूड को रोमांटिक लव नहीं समझेगा। लुओ का फ्रेंड कभी उससे पूछ चुका था कि वो ऐसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है जिसका नाम तक नहीं जानता। अब लू जियांगली को बताता है कि वो उसके बारे में इतना ज़रूर जानता था कि उसका पिता गैम्बलर है, फिर भी वो पैसे के सामने नहीं झुकी। वो डिसाइसिव है, खुद के फैसले लेती है और उसका किस लुओ के लिए स्पेशल था। जियांगली उसके जवाब को चाइल्डिश और बेकार बताती है। लुओ कहता है कि याद रह जाने वाला प्यार अक्सर ऐसी ही वजह से शुरू होता है। वो जियांगली से पूछता है कि जब उनकी स्टोरी शुरू हो चुकी है तो वो दोनों को एक चांस देने से क्यों डर रही है। जियांगली कहती है कि वो लू से प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन ये लव नहीं है। उसके मन में लुओ के लिए कभी गलत सोच नहीं थी। लुओ पूछता है कि वो उसे दूर कर रही है या खुद उससे डर रही है। जियांगली जवाब देती है कि वो बस उनके बीच सही डिस्टेंस तय कर रही है। वो लुओ की हर मदद याद रखने का वादा करती है, मगर कहती है कि लुओ फैमिली का दरवाज़ा इतनी ऊंचाई पर है जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती। अगर उसने कोशिश भी की तो ये रिलेशनशिप दोनों को बर्बाद कर देगा।
इसलिए ये कनेक्शन यहीं भूल जाना बेहतर है। लू उसकी बातों से पीछे नहीं हटता तो जियांग ली जानबूझकर खुद को गिराकर पेश करने लगती है। वो कहती है कि वो ग्रीडी है और उसे सिर्फ पैसे पसंद हैं। अगर लुओ पेमेंट करने को तैयार है तो वो उसके पैर छू सकती है, उसे हक कर सकती है और पिछले किस को भी दोहरा सकती है। फिर वो इसकी कीमत 1 मिलियन रखती है। लुओ समझ जाता है कि जियांग ली किसी वजह से खुद को इतना नीचे दिखाकर उसे दूर जाने पर मजबूर कर रही है। फिर भी वो उसका गेम उसी के तरीके से खेलने का फैसला करता है। वो पेमेंट करने के लिए तैयार होकर पूछता है कि क्या अब इतना काफ़ी है। वो कहता है कि अगर जियांग ली पैसों के सहारे उनके बीच लाइन खींचना चाहती है तो वो भी उसी के तरीके से उसके करीब आएगा। जियांग ली उसे किस करके कहती है कि इसी के साथ उनके बीच का महंगा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। जियांग ली के जाने के बाद लुओ उन दोनों किसेस के बारे में सोचता है। वह जानता है कि उनमें कोई वार्मथ नहीं थी क्योंकि जियांग ली ने जानबूझकर अपनी फीलिंग्स रोक रखी थी। फिर भी लू के लिए उन किसीस के पीछे छिपी स्टोरी ही उसके लव का सबसे सच्चा हिस्सा है। वह मन ही मन जियांग ली से कहता है कि वह रुकने वाला नहीं है। उधर तांग वेई जियांग ली को देखकर ताना मारती है कि उसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई हो। वह जियांग ली को याद दिलाती है कि तांग वेंदे ने उसे पैसे देकर इवेंट के लिए हायर किया है, इसलिए उसे पैसे लेकर चुपचाप वही करना चाहिए जो कहा जाए। जियांग ली जवाब देती है कि किसी को पेमेंट करने का मतलब ये नहीं कि उसे सेटअप किया जा सकता है या गैम्बलिंग के प्राइस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तांग वे इंसानों की तुलना बेचने के लिए रखी मछली से करते हुए कहती है कि शेल्फ पर रखी चीज़ को फर्क नहीं पड़ता कि उसे स्टीम किया जाए या किसी और तरीके से पकाया जाए। जियांग ली कहती है कि वो अब गलत कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन से फ्री है, इसलिए तांग वे के गेम्स में हिस्सा नहीं लेगी। तांग वे फिर अपने एंगेजमेंट की बात छेड़ती है। वो कहती है कि अफसोस जियांग ली उसकी और अयान की एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आ पाएगी। वो लुओ फैमिली द्वारा चुनी गई एंगेजमेंट रिंग का भी दिखावा करती है। जियांग ली खुद को समझाती है कि अच्छा हुआ उसने लुओ पर भरोसा नहीं किया, मगर उसकी आंखों और मन की हालत बता रही है कि तांग वे की बात ने उसे हर्ट किया है। इसके बाद तांग वे अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स को जियांग ली के खिलाफ खबर फैलाने के लिए कहती है। हेडलाइन ये बनाई जानी है कि मेनलैंड की गोल्ड डिगर जियांग ली का वेल्दी फैमिली में शादी करने का सपना टूट गया। वो हांगकांग प्रिंस को सेड्यूस करने में फेल हुई और उसे पहाड़ से निकाल दिया गया। तांग वे चाहती है कि इस खबर के बाद जियांग ली जितना दूर जा सके चली जाए। अगली सुबह मीडिया जियांग ली को घेर लेता है। रिपोर्टर्स एक साथ पूछते हैं कि उसका लियू शेंग के साथ क्या रिलेशनशिप है और क्या दोनों ने छिपकर डेटिंग शुरू कर दी है। दूसरे रिपोर्टर्स उससे लुओ जिनयन के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि बाहर चर्चा है कि जियांग ली हांगकांग प्रिंस के सहारे ऊपर पहुंची है। वे उससे ये तक पूछते हैं कि उसने लू को फंसाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। जियांग ली के पास जवाब देने का मौका तक नहीं है। उसी समय लू की तरफ से आया आदमी रिपोर्टर्स को रोकता है। वो सबकी मेहनत की तारीफ करके कहता है कि मिस्टर लू ने उनके लिए मॉर्निंग टी अरेंज की है। सीधे झगड़ा करने के बजाय लू फिर अपने तरीके से मीडिया का अटेंशन जियांग ली से हटा देता है और उसे वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। मीडिया से बचने के बाद जियांग ली वेनक्विन से कहती है कि उसने लू की आंखों में वो चमक देखी थी जो फेक नहीं हो सकती। उसे लू की तेज हार्ट बीट तक महसूस हुई थी। पहली बार वो मानती है कि शायद दोनों के बीच जो शुरू हुआ है उसे वहीं खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। मगर वेनक्विन उसे तांग वे की बात याद दिलाती है। तांग वे खुद को लू की फियंसी बता चुकी है और दोनों फैमिलीज भी उस मैरिज अलायंस में इंटरेस्टेड हैं। जियांग ली एक बार फिर अपने मन को रोक लेती है। वो कहती है कि वेल्थी फैमिली के रूल्स के सामने यंग मास्टर का डीप अफेक्शन भी ज्यादा देर नहीं टिकता। उसके हिसाब से लुओ की फीलिंग्स चाहे सच्ची हों, लेकिन बराबर स्टेटस की शादी वाला रूल उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। वेनक्विन कहती है कि जियांग ली सिचुएशन को बहुत साफ तरीके से देख रही है, लेकिन यही साफ सोच उसे अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने से भी रोक रही है। उधर लू का फ्रेंड उससे पूछता है कि जब जियांग ली वही लड़की है जिसे उसने पूरे 1 साल ढूंढा तो उसने उसे जाने क्यों दिया। लू ने 1 साल तक जेड पेंडेंट संभाल कर रखा, पूरी रात उसे प्रोटेक्ट किया और उसके लिए पेंटिंग्स बनाई। इतना सब करने के बाद एक रिजेक्शन पर पीछे हटना उसके जैसा नहीं लगता। लुआ मानता है कि जियांग ली के मन में उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है। फ्रेंड पूछता है कि क्या लुआ सच में यही मानकर गिव अप कर देगा। वो फिर जेड पेंडेंट और पेंटिंग्स की बात करता है जिन्हें लुओ ने आज तक जियांग ली को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया। लुओ कहता है कि जियांग ली हर बार उसके पास आने पर उनके बीच लाइन खींच देती है। वो 1 कदम आगे बढ़ता है तो जियांग ली 3 कदम पीछे चली जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ सावधानी और पैनिक दिखाई देता है। जब फ्रेंड दोबारा पूछता है कि वो कंटिन्यू करेगा या हार मान लेगा, लू कहता है कि जियांग ली का उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। फिलहाल इतना ही काफी है कि वो जियांग ली को पसंद करता है।
इसके बाद लो टैंग वेंडे से मिलता है और उसके घटिया तरीकों पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट पाने के लिए जियांग ली को परेशान करना किसी बड़े बिजनेसमैन को शोभा नहीं देता। तांग वेंदे उसकी बात का मतलब पूछते हुए सीधे जानना चाहता है कि क्या लू सच में जियांग ली को पसंद करता है। तभी यू चियाओ चियाओ बीच में एक नई जानकारी देती है। वो कहती है कि जियांग ली के दिल में पहले से कोई है। एक बार नशे में जियांग ली ने बताया था कि वो लंबे समय से किसी आदमी को पसंद करती है और उसकी एक चीज़ हमेशा अपने पास रखती है। वो चीज़ एक ब्लैक अम्ब्रेला है जिसके हैंडल पर शायद कोई लेटर बना हुआ है। जियांग ली उस अम्ब्रेला को हर जगह साथ लेकर जाती है। ये सुनकर लू समझ जाता है कि वो अम्ब्रेला उसी रात का है जब उसने जियांग ली को बचाया था। जियांग ली उसे भले ही सामने से रिजेक्ट कर रही है, मगर पूरे 1 साल उसकी अम्ब्रेला संभाल कर रखना उसकी कही हुई बातों से अलग कहानी बता रहा है। इसके बाद जियांग ली वापस शांगडू लौट आती है। वो अपनी रोज़ की लाइफ में लौटते हुए सोचती है कि अडल्ट्स के पास दुखी रहने का हक नहीं होता। उन्हें अपनी तकलीफ छिपाकर स्माइल करते हुए काम पर लौटना ही पड़ता है। एक बिजनेस गैदरिंग में जियांग ली की मुलाकात प्रेसिडेंट सू और दूसरे इन्वेस्टर से करवाई जाती है। वे फिल्म और टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तांग वेंदे बाहर से कोऑपरेशन की बात करता है, मगर अंदर ही अंदर उसका अलग प्लान है। वह यू चियाओ चियाओ से कहता है कि इस बार जियांग ली को सभी इन्वेस्टर्स के सामने गलत साबित करना है ताकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो जाए। बदले में QOQO को शांगदू में तांग फैमिली के बिजनेस का हिस्सा मिलेगा। गैदरिंग के दौरान बिजनेसमैन जियांग ली से डांस करने के लिए कहते हैं। जियांग ली पॉलिटली कहती है कि उसे डांस करना नहीं आता, इसलिए वो माफ़ी के तौर पर एक टोस्ट करेगी और सबकी अच्छी पार्टनरशिप की विश करेगी। मगर सामने वाले उसकी पोलाइट रिफ्यूज़ल नहीं मानते। वे पूछते हैं कि एक डांस करना इतना मुश्किल क्यों है और क्या जियांग ली सबको डिसअपॉइंट करना चाहती है। तांग वेंदे उसे याद दिलाता है कि उसकी कमाई इन्हीं इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करती है। जियांग ली समझ जाती है कि उसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। वो डांस से मना करती है, लेकिन सिचुएशन बिगड़ने से रोकने के लिए वाइन का ग्लास पीने को तैयार हो जाती है। जियांग ली ग्लास उठाने ही वाली होती है कि लुओ जिनयन वहां पहुंच जाता है। वो जियांग ली से पूछता है कि क्या उसे उसके साथ डांस करने का ऑनर मिलेगा। इन्वेस्टर्स लुओ को देखकर तुरंत अपनी टोन बदल लेते हैं। वे उसे बैठने के लिए कहते हैं और मानते हैं कि उसका वहां आना उनके लिए ऑनर है। उन्हें लगता है कि लुओ जियांग ली के साथ ड्रिंक करने आया है, मगर लू साफ कहता है कि वह जियांग ली नहीं, मिस्टर जो के साथ ड्रिंक करेगा। फिर वह जो से पूछता है कि क्या उसमें लू के साथ पीने की हिम्मत है। जो तुरंत घबरा जाता है। वह अपनी गलती मानकर कहता है कि आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा और पनिशमेंट के तौर पर खुद एक ग्लास पी लेगा, मगर लुओ उसे सिर्फ छोटा सिप लेकर बचने नहीं देता। वह पूरा ग्लास खत्म करने को कहता है। इसके बाद लू जियांग ली से कहता है कि शांगदू के रूल्स के मुताबिक किसी गेस्ट को ड्रिंक के लिए बुलाने वाला होस्ट अपने पैसे और रिसोर्सेज खर्च करके उसे पूरी तरह खुश करता है। फिर वो पूछता है कि गेस्ट को असली खुशी कब मिलेगी। लो खुद ही जवाब देता है कि जब होस्ट इतना पिए कि वो नशे से उठने की विश भी ना करे, तभी हॉस्पिटैलिटी पूरी मानी जाएगी। वो प्रेसिडेंट सू और बाकी सभी बॉसेस के आज के सारे एक्सपेंसेस अपने ऊपर लेता है। फिर लू कहता है कि अब ड्रिंकिंग तब तक चलेगी जब तक जियांग ली खुद ये ना कह दे कि सभी ने बहुत एंजॉय कर लिया है। जिन लोगों ने कुछ देर पहले जियांग ली को मजबूर किया था, अब वही लू के सामने एक ग्लास से बचने की कोशिश करने लगते हैं। पार्टी के बाहर बारिश हो रही है। लू जियांग ली के पास आकर कहता है कि उसने सुना है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वह खुद एक कंटेस्टेंट बनकर अपनी सक्सेस की पॉसिबिलिटी पूछने आया है। जियांग ली तुरंत टांग वे वाली बात उठाती है। वो कहती है कि लुओ की फियांसे है, फिर भी वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इससे साबित होता है कि रिच मैन की पसंद और हैबिट्स भी बाकी लोगों जैसी ही होती हैं। लू उसके डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल उठाता है। वो पूछता है कि किन ब्रांड्स ने जियांग ली को रिलेशनशिप में जाने से रोक रखा है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर कितनी पेनल्टी लगेगी। वो सारी पेनल्टीज चुकाने को तैयार है। जियांग ली उल्टा पूछती है कि अगर ये कंडीशंस न भी हों तो क्या वो लुओ को एक्सेप्ट कर लेगी। फिर खुद ही जवाब देती है कि नहीं, लुओ के सफल होने की पॉसिबिलिटी 0 है। वो कहती है कि विक्टोरिया पीक पर दोनों के बीच सब कुछ साफ हो चुका था, फिर भी लू उसका पीछा क्यों कर रहा है। लू उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है। जियांग ली कहती है कि उसने डेस्टिनेशन तक नहीं बताया, फिर वो रास्ता सेम होने का दावा कैसे कर सकता है। लू जवाब देता है कि इस बिजी कमर्शियल एरिया में कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं होता। अगर जियांग ली नहीं चाहती कि लोग दोनों को लेकर रूमर्स बनाएं तो उसे कार में बैठ जाना चाहिए। कार में बैठने के बाद लू पूछता है कि क्या जियांग ली सच में उसे इतना डिसलाइक करती है क्योंकि वो बहुत संभल कर और दूर बैठी है। जियांग ली कहती है कि दोनों सिर्फ जान पहचान वाले हैं, इसलिए लाइकिंग या डिसलाइकिंग का सवाल ही नहीं उठता।
तभी लुओ उस ब्लैक अम्ब्रेला की बात छेड़ता है। वो पूछता है कि जियांगली ने इसे पूरे 1 साल से क्यों संभाल कर रखा है। उसे पता चला है कि जियांगली अम्ब्रेला के ओनर को इतना पसंद करती है कि कभी उससे शादी करना चाहती थी। फिर लू साफ कह देता है कि उस अम्ब्रेला का ओनर वही है। जांगली के पास तुरंत कोई जवाब नहीं रहता। लू कहता है कि वो सिर्फ उसे देखने, उससे बात करने और उसका ऑनेस्ट आंसर सुनने हांगकांग से इतनी दूर आया है। जांगली उसकी फीलिंग्स को रोमांटिक एक्ट बताकर कहती है कि रिच प्लेबॉय की रंगीन हिस्ट्री में वो एक और नाम नहीं बनना चाहती। वो मानती है कि 1 साल पहले लू के लिए ग्रैटिट्यूड थी, मगर बस उतनी ही। वन साइडेड फीलिंग को लव नहीं कहा जा सकता। ये अपना फाइनल आंसर बताकर जांगली ड्राइवर से कार रोकने को कहती है। जब कार नहीं रुकती तो वो दोबारा जोर देकर कार रोकने के लिए कहती है। कार से उतरने के बाद वेनेक्विन जियांगली से पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। जियांगली खुद को संभाल कर कहती है कि अब लू को गिव अप कर देना चाहिए। वेनेक्विन कहती है कि तांगवे की एंगेजमेंट वाली बात सबके सामने लाने से लू की असलियत खुल सकती थी। जियांगली जवाब देती है कि लू ने पहले उसकी जान और इज्जत बचाई थी, इसलिए वह उसे पब्लिक में एक्सपोज नहीं करना चाहती। मेंचिन तुरंत जियांगली का साइड लेते हुए कहती है कि अगर लुओ ने दोबारा उसे परेशान किया तो वो उसकी पूरी फैमिली को सुनाएगी। मगर अगले ही पल वो लुओ की परसिस्टेंस देखकर हैरान भी होती है। वो जियांगली को याद दिलाती है कि उसने लुओ के सामने बहुत स्ट्रांग और एरोगेंट बने रहने की बात कही थी, लेकिन अम्ब्रेला का सच सामने आते ही वो खुद नर्वस हो गई। जियांगली कुछ नहीं कहती क्योंकि वेंचन की बात गलत नहीं है। इसी बीच चेयरमैन जोंग वहां पहुंचता है और जियांगली को एक नई कॉर्पोरेशन मीटिंग के लिए बुलाता है। वहां लू पहले से मौजूद है। जियांगली तुरंत समझ जाती है कि चेयरमैन जोंग जिस बड़े कॉर्पोरेशन की बात कर रहा था उसके पीछे लू ही है। मेनेक्विन कहती है कि जियांगली के पास पहले से बहुत सारी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए वह हर नई डिमांड नहीं मान सकती। मगर चेयरमैन जोंग उसे चुप कराकर बाहर बात करने ले जाता है। वह वेनेक्विन को समझाता है कि अगर जियांगली लू की एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करती है तो एक ही हफ्ते में कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। उसके लिए लुओ कोई नॉर्मल क्लाइंट नहीं बल्कि चलता फिरता मनी गॉड है। वेंचन को लगता है कि लुओ काम को एक्सक्यूज बनाकर जांग ली के करीब आना चाहता है। चेयरमैन जांग उससे पूछता है कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, घर की डाउन पेमेंट और बाकी फाइनेंशियल प्रेशर भूल गई है। वो कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, लेकिन सीधा खड़े रहने की भी एक कीमत होती है। जांग ली सारी बात सुनकर फैसला करती है कि अगर सामने पैसा रखा है तो उसे मना करने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर कोऑपरेशन एक्सेप्ट करने से पहले वो 3 कंडीशंस रखती है। पहली कंडीशन ये है कि वेंचन का कमीशन बढ़ाकर 50% किया जाएगा। दूसरी कंडीशन के मुताबिक पूरे कोऑपरेशन के दौरान लुओ उनके पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी कोई बात नहीं करेगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी कंडीशन ये है कि 3 कोलैबोरेशंस पूरी होने के बाद लुओ उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। जियांग ली साफ कहती है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होती तो कॉपरेशन यहीं खत्म माना जाए। लुओ उसके कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर पूछता है कि क्या वो हर क्लाइंट से इसी तरह बात करती है। जियांग ली कहती है कि नहीं, शायद लुओ उसके लिए थोड़ा स्पेशल है। लुओ सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करके वर्क कॉन्टैक्ट के लिए वीचैट ऐड करने को कहता है। जियांग ली ईमेल को काफ़ी बताती है। जब लुओ कहता है कि उसके पास वीचैट नहीं है तो जियांग ली उसे मेनलैंड के वर्किंग स्टाइल के मुताबिक इसे इस्तेमाल करना सीखने को कहती है और वेंचन से ऐप डाउनलोड करवाने की बात होती है। दोनों ऑफिशियली कोऑपरेशन शुरू करते हैं। ब्रांड अपीयरेंस के समय लुओ जियांग ली के साथ मैचिंग नेकलेस और कफ लिंक्स पहनकर उसी के साथ एंट्री लेने की बात करता है। जियांग ली याद दिलाती है कि एग्रीमेंट में ऐसी क्लोज एंट्री का जिक्र नहीं था। लू जवाब देता है कि उनकी ज्वेलरी एक दूसरे से मैच कर रही है। ब्रांड इमेज और दोनों की क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप दिखाने के लिए साथ एंट्री लेना ज़रूरी है। जियांग ली उसकी बात का बिजनेस रीज़न समझती है, लेकिन यह भी जानती है कि लुओ ने पर्सनल बात किए बिना उसके करीब आने का नया रास्ता निकाल लिया है। ब्रांड इवेंट शुरू होते ही लुओ सबके सामने जियांग ली को अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर और लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड की सबसे अच्छी स्पोक्स पर्सन बताता है। उसके मुताबिक इवेंट की सबसे चमकदार जगह जियांग ली को मिलनी चाहिए। वहाँ मौजूद लोग ज्वेलरी और फीमेल सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ खूबसूरत डेकोरेशन की तरह देख रहे हैं, मगर लुओ उनकी सोच बदलते हुए कहता है कि क्योंकि ये विमेंस ज्वेलरी ब्रांड है इसलिए मेन को खुद को दिखाने की ज़रूरत नहीं। उन्हें केवल इतना समझना चाहिए कि जिस वुमेन की उन्हें केयर है उसे खुश रखने के लिए पैसे कैसे खर्च करने हैं। बाकी खुद को किस तरह प्रेजेंट करना है ये फैसला उस वुमेन का होना चाहिए। जियांग ली को लुओ की ये बात बाकी लोगों से अलग लगती है। यहाँ मौजूद कई लोगों के लिए एक्ट्रेस और ज्वेलरी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। दोनों बस इवेंट की खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ें हैं।
मगर लुओ जियांग ली को कोई एक्सेसरी नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान रखने वाली वुमन की तरह देखता है। ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स भी लुओ की बात से अग्री करते हैं और जियांग ली को एप्रिसिएशन बैंक्वेट में आने का इनविटेशन देते हैं। सभी साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके बाद लू जियांग ली को रिडेम्पशन सीरीज का एक हिडन ज्वेलरी पीस दिखाता है। इस डिजाइन के पीछे खोई हुई कीमती चीज दोबारा मिलने का आइडिया है। जियांग ली उसके मीनिंग को समझती है, मगर लू तुरंत कहता है कि वह कोई गलत मतलब ना निकाले। यह गिफ्ट सिर्फ पहले जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने से हुए इमोशनल स्ट्रेस की कंपेंसेशन है। वह पूछता है कि यह उनके कोऑपरेशन की लिमिट से बाहर तो नहीं है। जियांग ली के पास इस बिजनेस एक्सक्यूज का सीधा जवाब नहीं होता। वही एक बुजुर्ग लेडी जियांग ली को ग्रेप्स का टेस्ट समझाते हुए कहती है कि लाइफ भी इन ग्रेप्स जैसी होती है। मिठास तक पहुंचने के लिए पहले कड़वाहट सहनी पड़ती है। अगर कभी कोई उसे पसंद करे तो जियांग ली को यह देखना चाहिए कि वो इंसान उसके साथ बुरा वक्त झेल सकता है या नहीं। जो मिठास बिना किसी स्ट्रगल के आसानी से मिल जाए वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। लेडी कहती है कि हैप्पीनेस में बह जाने से बेहतर है कि दो लोग कड़वाहट और मिठास दोनों साथ बांटें। जियांग ली उनकी बात याद रखने का वादा करती है और प्यार से कहती है कि वो यहाँ मिली इस स्वीट ग्रैंडमा को भी याद रखेगी। इवेंट के बाद जियांग ली सीधे लू से तांग वे के बारे में सवाल करती है। वो पूछती है कि क्या तांग वे को पता है कि लू उससे मिलने शांगदू आया है। लू उसके सवाल की वजह जानना चाहता है। जियांग ली बताती है कि हांगकांग छोड़ने से पहले उसने सुना था कि लू और तांग वे की एंगेजमेंट होने वाली है। उसके मुताबिक अगर तांग वे सच में उसकी फियांसे है तो लू का बार बार जियांग ली के पास आना तांग वे को हर्ट कर रहा है। जियांग ली साफ कहती है कि वो इस गलत सिचुएशन में उसका साथ नहीं देगी। लुआ उसी समय तांगवे को कॉल करता है और फोन जियांग ली के सामने स्पीकर पर रख देता है। तांगवे लुआ का कॉल देकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि लू ने पहली बार खुद उसे कांटेक्ट किया है। लू बिना घुमाए पूछता है कि क्या उसने जियांग ली से कहा था कि वो उसकी फियांसी है। टेंगवे पहले बात टालती है लेकिन आखिर मान लेती है कि लुओ ने कभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं की। उसने बस ये सोचकर जियांग ली के सामने ऐसा कहा था कि लुओ एक दिन फैमिली अलायंस के लिए तैयार हो जाएगा। वो उल्टा लू से पूछती है कि क्या इसी बात की वजह से जियांग ली उसे रिजेक्ट कर रही है। अब जियांग ली को साफ पता चल जाता है कि तांग वे ने जानबूझकर उसे गलत जानकारी दी थी। लू की कोई फियांसी नहीं है और जिस एंगेजमेंट को जियांग ली सच मानकर उससे भाग रही थी वो अभी तक सिर्फ तांग फैमिली की विश है। तांग वे को जब पता चलता है कि लुओ सिर्फ जियांग ली से मिलने शांगदू गया है तो वो बुरी तरह परेशान हो जाती है। तांग वेंदे उसे समझाता है कि लुओ का इस तरह तांग फैमिली से दूर होना उनके बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स उनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें तांग और लुओ फैमिलीज के अलायंस की उम्मीद है। अगर लू खुले तौर पर जियांग ली को चूज करता रहा तो ये पूरा कनेक्शन कमजोर पड़ सकता है। तांग वे कहती है कि चाहे कुछ भी हो वह अयान को नहीं खो सकती। तभी यू क्विया क्वा उसे शांगदू स्टार अवार्ड्स के बारे में बताती है जहां वह चाहती है कि तांग वे उसे सपोर्ट करने आए। तांग वे इसे जियांग ली को नीचा दिखाने का अच्छा मौका मानती है। वह चाव चाव के जरिए जियांग ली को लेसन सिखाने का प्लान बनाती है। उसे अब भी पूरा भरोसा है कि आखिरी डिसीजन के समय लुओ उसी को चूज करेगा क्योंकि जियांग ली का बैकग्राउंड उसके सामने कहीं नहीं टिकता। जियांग ली और लुओ फिर कार में साथ हैं। एंगेजमेंट का सच सामने आने के बाद लुओ का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। वो जियांग ली को टीज करते हुए कहता है कि उसने अभी तक प्रॉपर्ली किस करना नहीं सीखा, इसलिए दोनों को एक बार फिर ट्राई करके देखना चाहिए कि उसकी स्किल इम्प्रूव हुई या नहीं। लुओ करीब आने लगता है तो जियांग ली तुरंत ड्राइवर से कार रोकने को कहती है, मगर ड्राइवर मन ही मन सोचता है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं कि अपने बॉस का अच्छा मोमेंट खराब कर दे। वो कहता है कि यहाँ कार रोकना अलाउड नहीं है। जियांग ली बताती है कि उसका घर पीछे निकल चुका है। लुओ आखिर उसे एक नेबरहुड के सामने छोड़ता है। जियांग ली कार से उतरकर कहती है कि यही उसके एम्बिगुअस पार्टनर का घर है और अब लुओ जा सकता है। लुओ तुरंत उसका झूठ पकड़ लेता है। वो पूछता है कि जियांग ली को अब झूठ बोलने की आदत हो गई है क्या। जियांग ली खुद भी समझ रही है कि झूठ बोलते हुए उसका चेहरा लाल हो गया है। लुओ उसे याद दिलाता है कि कोऑपरेशन के दौरान पर्सनल फीलिंग्स की बात न करने वाली कंडीशन उसने एक्सेप्ट की है, मगर अगर दोनों साथ खाना खाएंगे तो प्रॉपरली खाएंगे। वो जियांग ली को अगले दिन मिलने की बात कहकर चला जाता है। जियांग ली उसके जाने के बाद खुद को संभालती है, जबकि लू मजाक में कहता है कि शांगदू के लोग हांगकांग के हेयर का सही स्वागत करना नहीं जानते। जियांग ली को अपनी ग्रैंड मदर के साथ हुई पुरानी बातचीत याद आती है।
उसकी ग्रैंडमदर हमेशा कहती थी कि वेल्दी फैमिली का रिलेशन वेल्दी फैमिली से और पुअर फैमिली का रिलेशन पुअर फैमिली से होना चाहिए। वो जियांग ली की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहती थी कि एक दिन वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेगी। तभी जियांग ली ने उनसे पूछा था कि क्या अलग बैकग्राउंड के दो लोग सच में कभी साथ नहीं रह सकते। जियांग ली अपने पेरेंट्स की बात उठाती है। उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि उसका मदर और फादर भी अलग वर्ल्ड से आए थे। उनका रिलेशन एक पल की फीलिंग्स में शुरू हुआ, मगर वैल्यूज मैच न होने की वजह से अंत बहुत बुरा हुआ और दोनों ने जियांग ली को अकेला छोड़ दिया। इसीलिए ग्रैंडमदर ने उसे सलाह दी थी कि जब भी वो किसी को पसंद करे, अपने लेवल और अपनी सोच से मैच करने वाला पार्टनर चुने। मगर जियांग ली ने फिर पूछा था कि अगर कोई आदमी बहुत कैपेबल हो और उससे सच में बहुत प्यार करता हो तो क्या करना चाहिए। ग्रैंडमदर ने कहा था कि अगर जियांग ली इतनी लकी हो कि ऐसा इंसान मिले तो उसे कम से कम ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर जियांग ली खुद भी किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती हो और उससे दूर रहना पॉसिबल ना हो, तब भी उसे एक चांस देना चाहिए। अब जियांग ली सोचती है कि अगर ग्रैंडमदर को लुओ के बारे में पता होता तो क्या वो आज भी यही जवाब देती। अचानक कुछ लोग जियांग ली का रास्ता रोक लेते हैं। वो उनसे पूछती है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे जवाब देते हैं कि उनके बड़े भाई ने जियांग ली को पुरानी बातें याद करने के लिए बुलाया है। उसे तांग वेंदे के पास ले जाया जाता है। तांग वेंदे कहता है कि इतने बड़े शांगदू में जियांग ली को ढूंढना भी उसके लिए आसान नहीं था। उसने अपने आदमियों को कह रखा है कि अगर वे टैंग फैमिली के साथ कोऑपरेशन चाहते हैं तो जियांग ली को लेसन सिखाकर अपनी गलती सुधारे। वह जियांग ली से कहता है कि किसी और का हिस्सा छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके मुताबिक जियांग ली ने लुओ जिनियन को अपनी तरफ करके टैंग फैमिली को नाराज कर दिया है। तांग वेंदे ये भी दावा करता है कि शांगदू में उसके कनेक्शंस लुओ से कहीं ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ जियांग ली को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जियांग ली उसके आदमी को देखकर पूछती है कि वह सच में तांग वेंदे का छोटा वर्कर बनकर खुश है क्या। तभी लुओ एक बार फिर वहां पहुंच जाता है। तांग वेंदे उसे देखकर ताना मारता है कि उसे हमेशा ब्यूटी को बचाने वाला हीरो बनना बहुत पसंद है, मगर इस बार ये टांग का एरिया है। फिर भी लू जियांग ली को वहां से निकाल लेता है। तांग वेंदे अपने आदमी की फेलियर पर गुस्सा होकर कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लू और जियांग ली को भागते देखकर इसे अपने लिए एक और ह्यूमिलिएशन मानता है। तांग के लोगों से बचकर भागते हुए जियांग ली पूरी तरह थक जाती है। लुओ के साथ दौड़ते समय उसका जाना पहचाना सेंट उसे 1 साल पहले की रात याद दिलाता है। उसे लगता है कि स्मेल सच में मेमोरी को पकड़कर रखने वाली चीज होती है। जियांग ली मन ही मन अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि शायद अब वह लुओ से बच नहीं पाएगी। कुछ दूर जाने के बाद वह रुक कर कहती है कि उससे और नहीं दौड़ा जा रहा। लुआ तुरंत उसे कैरी करने का ऑफर देता है। वो मजाक में पूछता है कि हाथ पकड़कर खींचने से उसे गोद या पीठ पर उठाकर ले जाना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है क्या। जियांग ली उसके साथ घर पहुंचती है। लू उसे देखकर कहता है कि वो ठीक से खाना नहीं खाती और अब झूठ बोलना भी सीख गई है। जियांग ली पलटकर कहती है कि आज की सिचुएशन उसकी वजह से नहीं बनी थी, मगर लू के सामने खड़ी होकर जियांग ली अचानक उसकी स्टैमिना, मजबूत आर्म्स और चेस्ट मसल्स की तारीफ करने लगती है। बोलते बोलते उसे खुद एहसास होता है कि वो क्या कह रही है और तुरंत चुप हो जाती है। घर के दरवाजे पर लू उसे उसके कपड़े लौटाता है। जियांग ली उम्मीद करती है कि शायद वो अंदर आएगा, लेकिन लू सिर्फ उसे जल्दी आराम करने के लिए कहता है। मुँह जाने लगता है तो जियांग ली को अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर वो खुद को समझाती है कि उसका चले जाना नॉर्मल बात है और उसे डिसअपॉइंटेड होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जियांग ली अंदर जाने ही वाली होती है कि लुओ वापस आ जाता है। वो कहता है कि उसका फ़ोन कार में छूट गया है और उसे असिस्टेंट ली को पिकअप के लिए कांटेक्ट करना है। वो जियांग ली से उसका फ़ोन मांगता है। फिर पता चलता है कि लू के शूज़ और फ़ोन भागने वाली जगह पर ही रह गए हैं। जियांग ली के पास भी इस समय प्रॉपर कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आखिर लू कहता है कि अब शायद उसे रात यहीं रुकना पड़ेगा। घर में जियांग ली का डॉग लुओ का अटेंशन खींचता है। वो डॉग को बहुत क्यूट बताता है। जियांग ली उसके नाम और उसके खुशी से बाग करने की आदत के बारे में बताती है। दोनों डॉग को लेकर हंसने लगते हैं और कुछ देर के लिए दिन भर की टेंशन गायब हो जाती है। जियांग ली बताती है कि घर में लैंडलाइन भी नहीं है। अब लू को अगली सुबह वेनेक्विन के आने तक इंतजार करना पड़ेगा। वो उससे माफी मांगती है कि तांग फैमिली की वजह से लू को भी ये सब झेलना पड़ा। लू जवाब देता है कि आज जियांग ली वहां थी, यही अच्छी बात है। अगर वो नहीं होती तो सिचुएशन उसके लिए ज्यादा बुरी हो सकती थी। के बाद दोनों साथ खाना बनाने लगते हैं। जियांग ली को महसूस होता है कि किसी मैन के साथ किचन में काम करना बहुत इंटीमेट होता है। साथ हाथ धोना, चॉपस्टिक्स रखना और आमने सामने बैठना बिल्कुल साथ रहने जैसा लगता है। लाइफ की ये सिंपल चीज़ें कुछ देर के लिए उनके स्टेटस का डिफरेंस मिटा देती हैं।
छोटी सी टच भी दोनों के बीच कंट्रोल बिगाड़ने वाला पॉइंट बन सकती है। जियांग ली खुद को याद दिलाती है कि उसे केयरफुल रहना होगा। लुओ नूडल्स खाते ही उनकी तारीफ करता है। वो पूछता है कि जियांग ली शांगदू से है, तो हांगकांग वाला इतना ऑथेंटिक टेस्ट बनाना उसने कहाँ से सीखा। जियांग ली बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर हांगकांग से थी। उसके फादर उसकी मदर की वजह से शांगदू चले गए थे, फिर दोनों बैकग्राउंड के बड़े डिफरेंस की वजह से अलग हो गए। लू उसके फैमिली मैटर के बारे में सुनकर सॉरी कहता है। जियांग ली कहती है कि उसे इस पर बात करने में प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ग्रैंडमदर हमेशा कहती थी कि इंसान को बैम्बू प्रेस्ड नूडल्स जैसा होना चाहिए। बार बार प्रेशर झेलने के बाद ही नूडल्स में सही स्ट्रेंथ आती है। लुआ उसकी कुकिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि जियांग ली की एबिलिटी सच में प्रेशर सह सकती है। जियांग ली उसे धीरे खाने के लिए कहती है और बताती है कि घर में जो था उसने वही बनाया है। बातों के दौरान लू उसके इमेजिनरी एम्बिगियस पार्टनर की बात छेड़ता है, मगर आसपास किसी आदमी का साइन नहीं मिलता। इसी टीजिंग और नज़दीकी के बीच जियांग ली अचानक गिरती है और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। उसकी डिवाइस एबनॉर्मल हार्ट रेट डिटेक्ट करके बताती है कि वो एक्सीडेंटली गिरी है। रात को जियांग ली लुओ को लेकर एक रोमांटिक ड्रीम देखती है। सुबह उठते ही वो खुद से कहती है कि अब उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसने लुओ के बारे में ऐसा ड्रीम देख लिया। तभी वेंचिन का कॉल आता है। वो पूछती है कि जियांग ली काम पर निकल रही है क्या, और पिछली रात उसने मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया। वेंचिन बताती है कि असिस्टेंट ली ने रात के बीच उसे कांटेक्ट करके कहा था कि उसका बॉस गायब है। फिर वो हंसते हुए पूछती है कि कहीं लू सच में जियांग ली के घर तो नहीं है। उसे खुद ये आइडिया इतना अनबिलीवेबल लगता है कि वो कहती है, इतना बड़ा यंग मास्टर जियांग ली के छोटे से घर में कैसे रुक सकता है। जियांग ली उसकी बात सुनकर और ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि लुआ सच में वहीं मौजूद है। आखिर जियांग ली मान लेती है कि लुआ ने उसके घर रात बिताई है, लेकिन तुरंत साफ करती है कि दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। उसने अपना फ़ोन खो दिया था। जियांग ली के पास भी कांटेक्ट का तरीका नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में रुकने दिया गया। वो खास तौर पर बताती है कि दोनों अलग अलग रूम्स में सोए थे। वेंचिन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि लाइफ बहुत छोटी है और ऐसे रेयर यंग मास्टर के साथ मिले चांस का फ़ायदा उठाना चाहिए। वेंचिन ये भी मानती है कि असिस्टेंट ली के कांटेक्ट करने के बाद उसने जानबूझकर पुलिस या दूसरे लोगों को नहीं बताया। वो चाहती थी कि लू और जियांग ली को अकेले समय मिले। जियांग ली पहली बार खुद से पूछती है कि क्या लू को रिजेक्ट करना सच में अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वो पैनिक में है, क्योंकि उसका दिल लगातार उसकी बनाई सारी बाउंड्रीज तोड़ रहा है। उधर लुओ अपने ऑफिस में असिस्टेंट ली से एक अजीब सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि अगर कोई इंसान किसी की पोर्ट्रेट संभाल कर रखता है तो क्या इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है। असिस्टेंट ली बिना देर के कहता है कि बिल्कुल, जैसे लुओ ने जियांग ली की पेंटिंग संभाल कर रखी हैं, वैसे ही किसी की याद से जुड़ी चीज रखना फीलिंग्स का साफ साइन है। इसके बाद लुओ बिजनेस पर आता है। वह टैंग फैमिली के नए प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट तुरंत रोकने को कहता है। साथ ही केविन से दोबारा कांटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वह कोऑपरेशन पर नई बात करना चाहता है। रात को स्टार अवार्ड्स का रेड कारपेट है। लुओ को पता चलता है कि टैंग वेंडे वहां यू चाओ चाओ को सपोर्ट करने वाला है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या लुओ भी जियांग ली को सपोर्ट करने के लिए इवेंट में जाएगा। लुओ कहता है कि जियांग ली को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपनी एबिलिटी से शाइन कर सकती है। लुओ बस उसकी ग्लोरी अपनी आंखों से देखना चाहता है। स्टार अवार्ड्स के बैक स्टेज में जियांग ली और वन चिन को पता चलता है कि कंपनी की स्टाइलिंग टीम यू चाओ चाओ को दे दी गई है। इतना ही नहीं, चाओ चाओ की रेड कारपेट एंट्री भी जियांग ली से पहले रखी गई है। वेन क्विन इसे रिसोर्सेज की ताकत बताती है। चाओ चाओ को टांग वेंदे का सपोर्ट मिल चुका है, इसलिए कंपनी भी उसी के आगे झुक रही है। जियांग ली कहती है कि अगर लुओ को बीच में लाने का रिस्क न होता तो वो अभी सबको सही जवाब दे सकती थी। दूसरी तरफ तांग वेंदे चाओ चाओ को भरोसा देता है कि अगर वो जियांग ली की अपीयरेंस खराब कर दे तो उसे मनचाहे रिसोर्सेज मिलेंगे। चाओ चाओ जियांग ली के कपड़ों पर ताना मारती है। वो पूछती है कि क्या लुओ अब इतना बिजी है कि जियांग ली की केयर नहीं कर पा रहा, या टैंग फैमिली का फियोंसे बनने के बाद उससे डिस्टेंस रख रहा है। जियांग ली जवाब देती है कि कपड़े किसी पर अच्छे लगेंगे या नहीं, यह पहनने वाले की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। सिर्फ ड्रैगन रोब पहन लेने से कोई प्रिंस नहीं बन जाता। चाओ चाओ कहती है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी जगह है, मगर हॉट कुटियोर गाउन के बिना इतने बड़े इवेंट में एंट्री करना आसान नहीं है। तभी कोई जियांग ली के ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा देता है। वो आदमी तुरंत सॉरी कहकर कंपेंसेशन देने की बात करता है, लेकिन वेन क्विन गुस्से में पूछती है कि वो इतने एक्सपेंसिव गाउन की भरपाई कैसे करेगा।
जियांग ली समझ जाती है कि ये चाओ चाओ का काम है। वह सीधे उसका नाम लेती है। चाओ चाओ कहती है कि बिना प्रूफ किसी पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। जियांग ली जवाब देती है कि उसके पास प्रूफ नहीं है, मगर अगर इतनी चाइल्डिश ट्रिक से चाओ चाओ को प्रमोशन मिल सकती है तो वह उसकी विश पूरी होने देगी। फिर वह बात बढ़ाने के बजाय वहां से हट जाती है। वेंचिन कहती है कि वो मीडिया को कुछ देर रोककर टाइम निकालेगी। जियांग ली को जल्दी कपड़े बदलने का तरीका ढूंढना होगा, वरना अगले दिन हर हेडलाइन इसी घटना पर बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। इवेंट स्टाफ बताता है कि जियांग ली की कार खराब हो गई है। बैकअप कार के बारे में पूछने पर पता चलता है कि उसी लेवल की दूसरी कार यू क्वाओ क्वाओ पहले ही लेकर जा चुकी है। जियांग ली की एंट्री को बाद में शिफ्ट करने की बात होती है, जिससे साफ है कि सैबोटाज सिर्फ ड्रेस तक लिमिटेड नहीं था। वेंचिन जियांग ली से पूछती है कि अब वो क्या करने वाली है। जियांग ली बाहर की तरफ देखते हुए कहती है कि कार नहीं है तो क्या हुआ, वे चल कर जाएंगे। वेंचिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसे डर है कि बिना ग्रांड व्हीकल एंट्री के मीडिया लिख देगा कि जियांग ली के रिसोर्सेज डाउनग्रेड हो गए हैं और कंपनी अब उसे सपोर्ट नहीं करती। जियांग ली कहती है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है फिलहाल उसी फ्लो के साथ चलना होगा। हर ह्यूमर को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दूसरों की बातों की चिंता करने के बजाय वो अपने तरीके से इवेंट तक पहुंचेगी। जियांग ली और वेंचिन पैदल निकलने ही वाली होती हैं कि लुओ जुनियन वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि ऑर्गेनाइजर से उसे जियांग ली की कार प्रॉब्लम के बारे में पता चला। फिर हमेशा की तरह कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था और इवेंट अंदर देखने के लिए इनवाइटेड है। जियांग ली जानती है कि लुओ खास तौर पर उसके लिए आया है। लुओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ है। 1 साल पहले लू उस कसीनो जैसी अंधेरी जगह से बाहर लेकर गया था। आज वही आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे रेड कार्पेट की रोशनी की तरफ ले जा रहा है। जियांग ली मनी मन मानती है कि लुओ के सामने उसकी रेजिस्टेंस लगातार कमजोर हो रही है। लुओ रास्ते में बताता है कि ली युनजोंग ने तांग वेंडे का पूरा प्लान पता कर लिया है। तांग पहले जियांग ली की कार में प्रॉब्लम करवाना चाहता था और फिर चाओ चाओ को बैकअप प्लान बनाया। ड्रेस खराब करना और बैकअप कार ले जाना दो तरफ से किया गया अटैक था। वह जियांग ली से केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि आज के बाद भी तांग वेंडे और उसके लोग शांत नहीं बैठेंगे। जियांग ली उसे थैंक यू कहती है। लुओ याद दिलाता है कि वह थैंक्स नहीं चाहता। रेड कार्पेट पर पहुंचते ही रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स जियांग ली का नाम पुकारने लगते हैं। होस्ट उसे साल के सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट बताता है, जिसने अपनी इमोशनल एक्टिंग से स्क्रीन पर अलग पहचान बनाई है। उसे टॉप ज्वेलरी ब्रांड की ईस्टर्न म्यूज और बुरे हालात में भी खिलने वाली रोज कहा जाता है। जियांग ली के स्टैंड ड्रेस के बावजूद ऑडियंस उसका जोरदार स्वागत करती है। रिपोर्टर्स ड्रेस पर बने मार्क के बारे में पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये डिज़ाइन का हिस्सा है। जियांग ली सच छिपाने के बजाय कहती है कि लाइफ में एक्सीडेंटली कॉफ़ी गिर जाना जैसी घटनाएं होती रहती हैं। ज़रूरी ये है कि इंसान बैड थिंग को गुड थिंग में बदलने की करेज और समझ रखे। उसका जवाब लोगों को बहुत पसंद आता है। बैकस्टेज की बात भी मीडिया तक पहुंच जाती है। लोग कहते हैं कि जियांग ली को उसी की कंपनी के किसी आर्टिस्ट ने टारगेट किया था। सबकी नज़र तुरंत यू क्विया क्वियाओ पर जाती है, क्योंकि कंपनी से वहां मौजूद दूसरी एक्ट्रेस वही है। ऑडियंस क्विया क्वियाओ पर रिसोर्सेज के सहारे आगे आने और जियांग ली के खिलाफ डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करने का ब्लेम लगाती है। जियांग ली की मेहनत की तारीफ होती है। सियाओ चाओ बार बार कहती है कि ये उसने नहीं किया, मगर लोग उसे रेड कार्पेट से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जिस प्लान से जियांग ली को एम्बेरस होना था, उसी ने उसके कॉन्फिडेंस और पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इवेंट के स्टेज पर जियांग ली अवार्ड और रिकग्निशन के लिए प्लेटफॉर्म का थैंक यू करती है। वो साफ कहती है कि इस सक्सेस में सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम की मेहनत शामिल है। वो सभी के ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल है। लू उसके पास आकर पूछता है कि अब वो उससे क्या चाहती है। फिर वो खुद ही अपने दिल की बात कहता है। वो चाहता है कि अच्छे या बुरे हर समय जियांग ली का रास्ता चमकता रहे और वो उसके पास खड़ा रहे। जियांग ली उसकी बात सुनती है, मगर अभी भी कोई सीधा प्रॉमिस नहीं करती। फिर भी पहले की तरह तुरंत उसे दूर भी नहीं करती। तांग वेंदे लुओ को अकेले में रोककर जियांग ली की चाम मान लेता है। वो कहता है कि अगर लुओ उसके साथ कुछ समय खेलना चाहता है तो वो समझ सकता है, मगर हांगकांग का एयर होकर उसके लिए ड्राइवर बनना और पब्लिक में इतना नीचे जाना सही नहीं है। लुआ उसकी बात बीच में रोककर साफ करता है कि उसने कभी जियांग ली के साथ खेलने का इरादा नहीं रखा। वो उसके लिए सीरियस है। तांग वेंदे कहता है कि अगर लुआ जियांग ली को छूने से रोकना चाहता है तो वो मान सकता है, मगर इसके बदले लू को टेंग फैमिली की इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करनी होगी और टेंग वे वाला अलायंस भी जारी रखना होगा।
उसके मुताबिक जियांगली के साथ जो करना है लुओ एंगेजमेंट के बाद छिप कर सकता है। लुओ उसकी सोच से डिस्गस्टेड हो जाता है। तांग वेंदे मानता है कि उसने पहली बार लुओ की सीरियसनेस को सही तरह नहीं समझा। अब उसे पता है कि जियांग ली ही लुओ की वीकनेस है। वो कहता है कि अब वो लुओ को इन्फैचुएशन की कीमत दिखाएगा। लुओ चुप रहता है, मगर टांग की धमकी से साफ है कि जियांग ली पर अटैक्स अभी रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अवार्ड फंक्शन के बाद जियांग ली लू को सेलिब्रेशन बैंक्वेट में इनवाइट करती है और कहती है कि वेनेक्विन और असिस्टेंट ली भी साथ चल सकते हैं, मगर लू बताता है कि उसे अर्जेंट बिजनेस के लिए हांगकांग वापस जाना पड़ेगा। असिस्टेंट ली भी जियांग ली से कहता है कि बॉस उसे रेड कारपेट तक छोड़कर निकल सकते थे, फिर भी वह पर्सनली गुड बाय कहना चाहते थे। जियांग ली उससे पूछती है कि क्या वह दोबारा शांदू आएगा। लुओ सीधा जवाब देने के बीचता है कि क्या जियांग ली चाहती है कि वह वापस आए। जियांग ली अपने दिल की बात ओपनली नहीं कहती, वह बस याद दिलाती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लुओ को जल्दी लौटना चाहिए। लुआ उसी सवाल को दोबारा पूछता है कि क्या जियांग ली सच में चाहती है कि वो वापस आए। जियांग ली फिर कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेती है, मगर इस बार उसकी आवाज़ से लुआ समझ जाता है कि उसके जाने से उसे फर्क पड़ता है। हांगकांग लौटकर लुओ इन्वेस्टर केविन से मिलता है। केविन उससे पूछता है कि लुओ फैमिली इतनी पावरफुल है, फिर भी उसे अपनी नई कंपनी के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है। लू कहता है कि उनके जैसी फैमिलीज़ में कनेक्शंस बहुत होते हैं, लेकिन हर कनेक्शंस के साथ कंट्रोल भी आता है। वो पहले ही किसी को पसंद करता है और अपनी लाइफ का फैसला खुद करना चाहता है। अगर वो हमेशा लू फैमिली के रिसोर्सेज पर डिपेंड रहा तो फैमिली उसके करियर के साथ उसकी मैरिज भी कंट्रोल करेगी। इसलिए अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना ही सच में फ्री होने का रास्ता है। केविन उसकी ऑनेस्टी से प्रभावित होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ बिजनेस मीटिंग में अपने पर्सनल रीज़न को इतनी साफ तरह एक्सेप्ट करेगा। जियांग ली एक ज्वेलरी स्टोर और ब्रांड एक्टिविटी में जाती है। वहाँ कस्टमर्स उसके एंडोर्स्ड नेकलेसेस को देखने के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लू फैमिली के प्रोडक्ट्स और जियांग ली के एंडोर्समेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग ये भी नोटिस करते हैं कि मिस्टर लुओ ने जियांग ली के लिए कई ग्रैंड इवेंट्स अरेंज किए हैं और उसकी तरफ उसका अटेंशन नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा है। तभी तांग वे वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि जियांग ली और उसकी पसंद हमेशा एक जैसी निकलती है। जियांग ली जवाब देती है कि वो जहाँ भी जाती है तांग वे की ऐसी बेकार बातें सुनने को मिल जाती हैं। तांग वे पब्लिक के सामने जियांग ली को पॉपुलर एक्ट्रेस और अपने अयान की कॉन्फिडेंट कहती है। आसपास खड़े लोग सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वे जियांग ली को सेंसिबल बनने और लुओ के बारे में ड्रीम करना बंद करने के लिए कहती है। जियांग ली साफ कहती है कि वह और लुओ सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तांग वे उसकी बात मानने के बजाय लियू शेंग के रूम वाली घटना उठाती है। वे पूछती है कि जो वुमन लियू के रूम में गई थी वह अब लुओ के साथ कैसे घूम रही है। वहाँ मौजूद लोग तांग और लुओ फैमिलीज के अलायंस की चर्चा करने लगते हैं। वे पूछते हैं कि क्या लुओ फैमिली ने सच में तांग वे को रिजेक्ट कर दिया है। तांग वे जियांग ली को जेलस करने के लिए लुओ और केविन की बिजनेस मीटिंग की फोटोज इस्तेमाल करना चाहती है। उसे लगता है कि लुओ का केविन से मिलना भी तांग फैमिली के कनेक्शंस की वजह से है। यू चाओ चाओ जियांग ली के पास आकर कहती है कि सिर्फ एक बार रेड कारपेट पर साथ चलने से उसे ये नहीं मान लेना चाहिए कि लू उसके लिए सिंसियर है। तांग वे सबके सामने खुद को लू फैमिली की होने वाली मिस्ट्रेस बताती है। वो कहती है कि लू को बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और कनेक्शंस के लिए तांग फैमिली की ज़रूरत है। फिर जियांग ली से पूछती है कि क्या वो अब भी लू को अपने पास वापस बुलाना चाहती हैं। उसके मुताबिक रिच मैन को कुछ समय के लिए नई वुमेन पसंद आ सकती है, लेकिन वो फीलिंग जल्दी खत्म हो जाती है। चाओ चाओ जियांग ली पर लुओ को फीलिंग्स और बॉडी के जरिए फंसाने का ब्लेम लगाती है। जियांग ली उसे रोककर कहती है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे कम हक चाओ चाओ को है कि वो उसकी लाइफ पर उंगली उठाए। जियांग ली कहती है कि वो जहाँ पहुंची है अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस के दम पर पहुंची है। उसने कभी रिसोर्सेज के लिए किसी की खुशामद या अपना शरीर नहीं बेचा। तांग और लुओ फैमिलीज के मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह चाओ चाओ से कहती है कि अगर वह इसी तरह पब्लिक में झूठ बोलती रही तो जियांग ली उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस करेगी। तांग वे फिर काम वॉइस में जियांग ली को समझाने का दिखावा करती है। वो कहती है कि हो सकता है लुओ अभी मैरिज के लिए तैयार न हो, लेकिन फैमिली इंटरेस्ट्स और एल्डर्स की विशेस जियांग ली की सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। वो जियांग ली की मेहनत मानकर कहती है कि उसे इस रिलेशनशिप में ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आखिर में नुकसान उसी का होगा। फिर टांग वे लुओ फैमिली से मिले 30 मिलियन के वेडिंग प्रेपरेशन फंड का प्रूफ दिखाती है। वो कहती है कि इतने पैसे से जियांग ली के एंडोर्स ज्वेलरी सेट तक खरीदे जा सकते हैं।
जियांग ली इस बात से हिल जाती है। उसे लगता है कि अगर लुओ खुद तांग वे को एक्सेप्ट ना भी करे तो लुओ फैमिली तांग वे को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। इसके उलट लुओ उसे पसंद करे तब भी फैमिली जियांग ली को कभी नहीं अपनाएगी। वो खुद को एक बार फिर रियलिटी समझने और इमोशन से बाहर आने के लिए कहती है। तांग वे को लगता है कि उसने पैसे और स्टेटस से जियांग ली को हरा दिया है, मगर जियांग ली प्रेसिडेंट शू को बुलाती है। वो बताती है कि वो इवेंट में 10 मिनट पहले आई थी और इतने समय में तांग वे ने ज्वेलरी सेट खरीदने की बात की है। प्रेसिडेंट सू जियांग ली की कमर्शियल वैल्यू चेक करके बहुत खुश होता है। वो उसे फैंटास्टिक बताते हुए कहता है कि ब्रांड के लिए जियांग ली का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जियांग ली टैंग वे से कहती है कि उसे पैसे पसंद है, मगर हर पैसा लेने लायक नहीं होता। इमेजिनरी एनिमी को दूर रखने के लिए मनी खर्च करने से बेहतर है कि टैंग वे खुद की वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दे, वरना वो खुद भी बस ज्वेलरी टांगने वाला स्टैंड बनकर रह जाएगी जिसकी पहचान पहने हुए सामान से है, अपनी पर्सनालिटी से नहीं। यू च्याओ च्याओ गुस्से में ज्वेलरी या दूसरी चीज़ ज़मीन पर फेंक देती है। इवेंट स्टाफ तुरंत उसे रोकता है। उसे बताया जाता है कि यह सुपर कस्टमर अप्रिशिएशन बैंक्वेट है और उसके बिहेवियर की वजह से उसे बाहर जाना होगा। चाओ चाओ प्रोटेस्ट करती है, मगर गार्ड्स उसे वहां से निकाल देते हैं। जियांग ली बिना तांग वे के पैसे और चाओ चाओ के ड्रामा के सामने झुके अपनी पोजीशन बचा लेती है। बाद में जियांग ली वेंचिन से कहती है कि आज की घटना उतनी बड़ी नहीं बनेगी जितना तांग वे चाहती थी। हांगकांग मीडिया में लुओ की एंगेजमेंट की कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। अगर तांग वे सच में उसकी फियांसे होती तो वहाँ की मीडिया इसे बहुत पहले रिपोर्ट कर चुकी होती। फिर भी तांग वे ने जियांग ली के मन का पुराना डर दोबारा जगा दिया है। अगर वह लुओ के साथ रिलेशनशिप में जाती है तो रास्ता बहुत मुश्किल होगा और शायद उसकी मदर से भी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग मिले। उसके पेरेंट्स ने कम से कम शुरुआत में एक दूसरे से प्यार किया था। जियांग ली अब भी ये तय नहीं कर पा रही कि लुओ का उसके लिए फीलिंग सच में लव है या 1 साल पुराने रैंडम किस का असर। वो कहती है कि उनकी करंट रिलेशनशिप को फ्लर्ट भी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। वेंचिन उससे पूछती है कि उसने खुद पर इतना डाउट करना कब सीख लिया। हांगकांग प्रिंस तक पहुंचना आसान नहीं, मगर जियांग ली खुद भी कम सक्सेसफुल और केपेबल नहीं है। जियांग ली मानती है कि फैमिली डिफरेंस और सोसाइटी के रूल्स उसके कंट्रोल में नहीं हैं। वेंचिन कहती है कि रिलेशनशिप 2 लोगों की साथ की मेहनत होती है। ट्राई किए बिना कोई नहीं जान सकता कि एंडिंग क्या हो। फिर वो माहौल हल्का करने के लिए लू के एब्स की तारीफ करती है और जियांग ली को टीजिंग में पहले फिजिकल अट्रैक्शन वाला ऑप्शन चूज करने को कहती है। जियांग ली उसकी बात पर तुरंत मना नहीं करती। वो कहती है कि उसे थोड़ा सोचने दो। कुछ समय बाद लुओ वापस शांगधू पहुंचकर जियांग ली से कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आया है। जियांग ली उसका थैंक यू करती है और कैजुअली पूछती है कि तांग वे के साथ उसकी बिजनेस मीटिंग कैसी रही। लुआ बताता है कि वो केविन से इन्वेस्टमेंट की बात करने गया था। तांग वे सिर्फ हेलो कहने आई थी क्योंकि वो केविन से पहले कुछ बार मिल चुकी है। जियांग ली जेलसी छिपाते हुए कहती है कि ऐसी हेल्पफुल फियांसे के साथ लुआ का करियर ज़रूर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लुआ समझ जाता है कि तांग वे ने फिर कुछ किया है। वो जियांग ली को साफ बताता है कि केविन की इन्वेस्टमेंट उसकी नई इंडिपेंडेंट कंपनी के लिए है। लुओ फैमिली के रिसोर्सेज और कंट्रोल से पूरी तरह बाहर आए बिना दोनों का साथ होना आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपनी कंपनी खड़ी कर रहा है। जियांग ली कहती है कि लुओ बहुत कैजुअली लव की बात कर देता है, जबकि इस वर्ड का वेट बहुत ज़्यादा है। तांग और लुओ फैमिलीज 2 बड़े पहाड़ हैं जिनका प्रेशर जियांग ली अकेले नहीं सह सकती। लुओ याद दिलाता है कि जियांग ली ने ही उसे जल्दी वापस आने को कहा था। जियांग ली मानती है कि वह चाहती थी लुओ लौटे, मगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लुओ फिर उनके पुराने किस की बात करने लगता है। जियांग ली पूछती है कि वह हर बार किस पर ही क्यों अटक जाता है, खासकर फोरहेड किस का क्या मीनिंग होता है यह भी पूछती है। बातों के बीच जियांग ली फाइनली मान लेती है कि उसे लुओ पसंद है, मगर वो इसे मैन और वुमेन के बीच होने वाली नेचुरल फिजिकल अट्रैक्शन बताती है। उसके मुताबिक अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म लव एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। जियांग ली मन ही मन मानती है कि वो लुओ को सच में पसंद करती है, लेकिन उसे डर है कि एक दिन लुओ पहले उसे छोड़ देगा, इसलिए वो एंडिंग का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। वो अचानक लुओ के करीब जाकर पूछती है कि क्यों ना दोनों एक रात साथ बिताएं। लुओ हैरान होकर पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो क्या कह रही है। जियांग ली अपनी बात दोहराती है। वो कहती है कि अगर दोनों साथ सो लें तो उनके बीच की अट्रैक्शन और पुराने एहसान का हिसाब खत्म हो जाएगा। फिर दोनों बिना किसी बर्डन के अलग होकर खुश रह सकते हैं। लुओ उसकी बात से बुरी तरह हर्ट हो जाता है। वो पूछता है कि क्या जियांग ली के दिल में उसकी वैल्यू बस इतनी है, एक ऐसा आदमी जिसे बॉडी के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करके इमोशनल डेट चुकाया जा सके।
वो 1 साल पहले की रेनी नाइट याद करता है। वहाँ उसने एक ऐसी रोज़ देखी थी जिसके चारों तरफ थॉर्न्स थे, फिर भी वो प्राउड थी और किसी के पैसे के सामने नहीं झुकी। लुआ उसी वुमन से प्यार करता था जो खुद की वैल्यू करना जानती थी, मगर आज जियांगली उसे सिर्फ डेट कलेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है। लुआ कहता है कि अगर उसके फीलिंग्स की वैल्यू इतनी ही है तो बेहतर होता दोनों कभी मिले ही ना होते। वह जियांगली को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। लुओ के जाने के बाद जियांगली माफ़ी मांगती है। वो मानती है कि उसने यह सब इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी मदर जैसी एंडिंग नहीं चाहती, मगर खुद को बचाने की कोशिश में उसने लू को सबसे ज़्यादा हर्ट कर दिया। हांगकांग में लू को रिपोर्ट मिलती है कि ज्वेलरी ब्रांड के बैंक्वेट में तांग वेई ने सच में खुद को उसकी फियांसी बताया था। साथ ही यू चियाओ चियाओ लगातार जियांगली के खिलाफ रूमर्स और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही थी। लुआ कहता है कि जो पब्लिक फिगर बार बार पब्लिक ऑर्डर और लोगों की सोच पर गलत असर डाले उसे इंडस्ट्री में बने रहने का हक नहीं होना चाहिए। वो असिस्टेंट ली को क्यूओ का मैटर हैंडल करने को कहता है। इसके साथ वो जियांगली की बनाई या उससे जुड़ी पेंटिंग्स भी हटाने के लिए कहता है। असिस्टेंट समझ जाता है कि लू हर्ट है, लेकिन फिर भी जियांगली को नुकसान नहीं होने देना चाहता। वो लू से कहता है कि उसने क्याओ को हटाकर जियांगली की हेल्प की, मगर क्रेडिट लिए बिना चुपचाप पीछे हट रहा है। लू जवाब देता है कि जियांगली नहीं चाहती कि वो उसकी मदद करे, वो उसकी कन्फेशन भी साफ रिजेक्ट कर चुकी है। असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि लुओ पूरे 1 साल जियांगली से दोबारा मिलने का इंतजार करता रहा। अब एक हर्टफुल कॉन्वर्सेशन पर सब खत्म करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन से ये भी साफ हो चुका है कि चाओ चाओ और तांग वे के पीछे असली प्लान तांग वेंदे का था। असिस्टेंट को लगता है कि जियांगली इन लोगों और लुओ के बीच का फर्क जरूर समझ सकती है। तांग वे और टांग वेंडे एक बार फिर लुओ के सामने बिजनेस और मैरिज को एक ही डील में जोड़कर रखते हैं। तांग वे कहती है कि बिजनेस दोबारा शुरू हो सकता है, मगर फीलिंग्स को वापस लाना इतना आसान नहीं है। वो एक प्रोजेक्ट लुओ के सामने रखकर उसे अपनी डाउरी का हिस्सा बताती है। तांग वे उसे फियांसे कहकर कहती है कि डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद वो अपना फैसला बदल सकता है। तांग वेंडे साफ करता है कि अगर लुओ अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी खड़ी करना चाहता है तो तांग फैमिली उसे पूरा सपोर्ट दे सकती है, मगर कंडीशन ये है कि दोनों फैमिलीज को एक होना पड़ेगा। वो लुओ की हांगकांग वापसी को इस बात का साइन मानता है कि उसने मैरिज पर दोबारा सोच लिया है। साथ ही वो इनडायरेक्टली धमकी देता है कि लुओ ने फैमिली से छिपकर जो नई कंपनी बनाई है और जियांग ली के साथ जो बातें हुई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अंकल लुओ तक पहुंच सकती है। लुओ बिना डरे कहता है कि उसकी कंपनी और उसकी पर्सनल लाइफ सिर्फ उसका मैटर है। टेंग वे और टेंग वेंदे को उनमें इंटरफियर करने का कोई हक नहीं है। फिर वो अपने लोगों से दोनों को बाहर छोड़ने के लिए कहता है। टैंग फैमिली का प्रोजेक्ट, डावरी और फैमिली प्रेशर, तीनों में से कोई भी चीज़ लुओ को टैंग वे से मैरिज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कर पाती। टैंग फैमिली को ऑफिस से निकलवाने के बाद लुओ अपने काम में लग जाता है। उधर जियांग ली फिल्म की शूटिंग कर रही है, तभी यू चाओ चाओ वहां आकर उससे झगड़ने लगती है। चाओ चाओ कहती है कि जियांग ली ने लुओ जिनियान से कहकर उसका करियर रोक दिया। चेयरमैन जांग ने उसे बताया है कि लुओ के असिस्टेंट ने स्पेशली कॉल करके कहा था कि चाओ चाओ पब्लिक फिगर बनने लायक नहीं है, उसकी एक्टिविटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ अब रोक दी गई हैं। जियांग ली कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, मगर चाओ चाओ उस पर एक्टिंग करने का ब्लेम लगाती है। वो पूछती है कि अगर चाओ चाओ पब्लिक फिगर बनने लायक नहीं है तो क्या जियांग ली खुद को उसके लायक समझती है। जियांग ली उसे याद दिलाती है कि उसके रास्ते में जो भी स्कैंडल्स आए उनमें से ज़्यादातर चाओ चाओ ने खुद बनाए हैं। हर बार अपनी गलती का ब्लेम किसी और पर डालने से उसकी सिचुएशन नहीं बदलेगी। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ता है। तभी मैनेजमेंट की तरफ से जियांग ली को भी डांट पड़ती है। उसे पूछा जाता है कि उसने लू जिनयान जैसे बड़े इन्वेस्टर को जाने कैसे दिया। अगर लू साथ रहता तो कंपनी और जियांग ली दोनों को बड़े रिसोर्सेज मिल सकते थे। वेनिकविन जियांग ली का साइड लेकर कहती है कि लू ना हो तब भी जियांग ली कंपनी की सबसे कैपेबल आर्टिस्ट में से एक है, मगर मैनेजर को लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऊपर जाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, कनेक्शंस और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। इसी हंगामे के बीच प्रोडक्शन का काम रुक जाता है और मैसेज आता है कि हांगकांग से कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति जियांग ली से मिलने आया है। हांगकांग का नाम सुनते ही जियांग ली के मन में लू जिनयान आता है। इतने बड़े शहर की मिलियंस की पॉपुलेशन के बावजूद उसके लिए हांगकांग का मतलब अब सिर्फ एक आदमी रह गया है। जियांग ली ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां लुओ की जगह चेन शेंग उसका इंतजार कर रहा है। वह जियांग ली से कहता है कि काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है। चेन एक नई फिल्म का स्क्रिप्ट सामने रखकर बताता है कि यह प्रोजेक्ट लुओ और जियांग ली के कोऑपरेशन से जुड़ा है। अब वह खुद इस फिल्म का इन्वेस्टर है।
जियांग ली उसे लुओ का प्रॉमिस निभाने और इतनी दूर आने के लिए थैंक यू कहती है। चैन बताता है कि उसके आने की एक खास वजह है। उसने जियांग ली के बारे में 1 साल पहले ही जान लिया था और इसका जरिया लू की बनाई हुई पेंटिंग्स थीं। लू को बचपन से पेंटिंग करना पसंद था, मगर उसकी मदर की डेथ के बाद उसके ग्रैंडफादर और फैमिली ने उसे कंपनी संभालने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद लू ने ब्रश उठाना लगभग छोड़ दिया था। जियांग ली के लाइफ में आने के बाद लुओ को दोबारा पेंट करने की इंस्पिरेशन मिली। उसने जियांग ली को सामने देखे बिना भी उसकी कई पोर्ट्रेट्स बनाई। चैन के हिसाब से यह सिर्फ कुछ दिनों का अट्रैक्शन नहीं हो सकता। जियांग ली मानती है कि लुओ की फीलिंग्स शायद पासिंग इंटरेस्ट नहीं है, मगर वह पूछती है कि क्या लुओ टैंग और लुओ फैमिलीज के प्रेशर को सह पाएगा। क्या वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने करियर को छोड़कर जियांग ली के साथ रह सकेगा। चैन कहता है कि यही समय है जब जियांग ली को सिर्फ बाहर खड़े होकर सवाल नहीं पूछने चाहिए। अगर लुओ उसके लिए फैमिली से अलग अपनी कंपनी खड़ी कर रहा है, तो जियांग ली को भी उसके साथ खड़े होकर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। वो नहीं चाहता कि लू की सारी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार हो जाए क्योंकि जियांग ली डर के कारण उसे चांस देने को तैयार नहीं है। तभी वेनक्विन बताती है कि जियांग ली के नाम एक पैकेज आया है और सेंडर लू जिनयान है। पैकेज खोलते ही वेंचन हैरान रह जाती है। उसमें दुबई रॉयल वारंट वाला लिमिटेड चॉकलेट है जिसे 6 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है। साथ ही फ्रेंच पेस्ट्री शेफ के हैंडमेड मैकरॉन्स भी हैं। वेंचन मजाक में कहती है कि लुओ ने डिजर्ट शॉप की पूरी शेल्फ ही जियांग ली के पास भेज दी। फिर उन्हें एक बॉटल मिलती है जिसका मीनिंग बाकी एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज़्यादा पर्सनल है। चैन बताता है कि लुओ ने इस टेस्ट को ढूंढने के लिए हांगकांग की कई शॉप्स देखी और अलग अलग ड्रिंक्स ट्राई की। आखिर ये बॉटल उसे जियांग ली की बताई हुई टेस्ट के सबसे करीब लगी। इसे गर्म करके पीना ज़्यादा अच्छा होगा। जियांग ली को अपनी लुओ के साथ हुई पुरानी बातचीत याद आती है। लुओ ने पूछा था कि बैम्बू प्रेस नूडल्स के अलावा हांगकांग में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जियांग ली ने शैम शुई पो की एक पुरानी और सस्ती बीन प्रोडक्ट्स शॉप का नाम लिया था। वो शॉप फ्लेशली ग्राउंड सोया मिल्क के लिए फेमस थी। जियांग ली और उसकी ग्रैंडमदर वहाँ साथ जाया करती थी। हांगकांग छोड़ने के बाद उसे वैसा टेस्ट दोबारा नहीं मिला। जियांग ली ने यह बात कैजुअली कही थी और बाद में खुद भी लगभग भूल गई थी, मगर लुओ ने उसे याद रखा। उसने सिर्फ एक बॉटल सोया मिल्क के लिए कई शॉप्स छान मारी क्योंकि वो जियांग ली को उसकी ग्रैंडमदर से जुड़ा टेस्ट लौटाना चाहता था। चैन कहता है कि उसे पता है जियांग ली वेल्थी यंग मास्टर्स को लेकर पहले से नेगेटिव सोच रखती है, मगर लुओ अब मैरिज पर फैमिली कंट्रोल तोड़ने के लिए अपना अलग बिजनेस बना रहा है। जियांग ली ने उसे बार बार परखा और दूर किया, फिर भी लुओ उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। वह जियांग ली से कहता है कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े किसी रोल को रिजेक्ट करना फॉलिश होगा। इसी तरह बिना लू की पूरी सिंसियरिटी देखे उसे रिजेक्ट करना भी सही नहीं है। जियांग ली आखिर मान लेती है कि इस बार गलती उसकी थी। वह लुओ से फ़ोन पर कैजुअली सॉरी नहीं कहना चाहती। वह पर्सनली हांगकांग जाकर उससे माफ़ी मांगने का फैसला करती है और फ्लाइट पकड़ लेती है। हांगकांग पहुंचते ही एयरपोर्ट पर जियांग ली का सामना तांग वेई से हो जाता है। तांग वेई उसे देखकर पूछती है कि वह दोबारा हांगकांग आने की हिम्मत कैसे कर सकती है। जियांग ली काम रहते हुए कहती है कि तांग वे काफ़ी बिजी लगती है, फिर भी उसकी शेड्यूल पर नज़र रखने का टाइम निकाल लेती हैं। तांग वे बताती है कि वो अभी इटली से अपनी वेडिंग ड्रेस चुनकर लौटी है और अब स्पेशली ऑर्डर की गई वेडिंग रिंग देखने जा रही है। वो थकने का दिखावा करते हुए कहती है कि मैरिज की तैयारी करना सच में बहुत टायरिंग है। जियांग ली उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है, मगर साथ ही ये भी बोल देती है कि सिर्फ विश करने से मैरिज नहीं हो जाती। टैंग वे समझ जाती है कि जियांग ली अब पहले की तरह उसकी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर रही। जियांग ली के जाने के बाद तांग वे अपने लोगों से कहती है कि वो उसके स्वागत का खास तरीका निकालेगी। उसका इरादा लुओ तक पहुंचने से पहले जियांग ली को रोकने का है। एयरपोर्ट से निकलकर जियांग ली एक कार में बैठती है। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर अचानक कहता है कि टायर प्रेशर ठीक नहीं है और उसे उतरकर चेक करना पड़ेगा। जियांग ली नॉर्मल प्रॉब्लम समझकर कार से उतर जाती है, मगर ड्राइवर उसके सामान और डॉक्यूमेंट्स के साथ कार लेकर भागने लगता है। जाते जाते वह माफ़ी मांगकर कहता है कि उसे इस काम के लिए ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं। जियांग ली को तब समझ आता है कि तांग वे ने उसे रास्ते में फंसाया है। उसका पैसा, लगेज और आईडी सब कार में चले जाते हैं। जियांग ली चिल्लाकर कहती है कि आज के टाइम में भी कोई इस तरह रॉबरी कैसे कर सकता है। वो कम से कम अपना आईडी लौटाने के लिए कहती है, मगर ड्राइवर नहीं रुकता। अब जियांग ली हांगकांग में अकेली खड़ी है। जिस आदमी से माफ़ी मांगने वह इतनी दूर आई थी, उसका करंट एड्रेस और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी उसके पास नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रीट के पास खड़ी जियांग ली लुओ की मैगजीन देखती है। उसे लगता है कि हांगकांग का यह प्रिंस बाहर से पावरफुल है, लेकिन अंदर से किसी आइसोलेटेड आइलैंड जैसा है।
डेटा, प्रोजेक्ट्स और फैमिली ऑनर ने उसकी पूरी लाइफ घेर रखी है। जियांग ली किसी तरह वेनचिन से लुओ का हांगकांग नंबर पता करवाती है और उसे कॉल करती है। अननोन नंबर देखकर लुओ कॉल उठाता है। जियांग ली उसकी आवाज सुनते ही बार बार उसका नाम लेती है। लुओ पहचान जाता है कि दूसरी तरफ जियांग ली है। वह हैरान होकर पूछता है कि कॉल हांगकांग के नंबर से क्यों आया और वह कहाँ है। जियांग ली एक ही सांस में पूरी बात बता देती है। उसने लव इन हांगकांग आइलैंड नाइट ट्रेन वाला स्क्रिप्ट साइन कर दिया है। उसका टाई जियांग ली के घर रह गया था, इसलिए वो उसे लौटाना चाहती थी। वो लुओ से माफ़ी मांगने हांगकांग आई, लेकिन रास्ते में रॉबरी हो गई। उसके पास मैगजीन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने वेनेक्वीन से लू का नंबर निकलवाया। सब कुछ बताने के बाद वो पूछती है कि क्या लू उसकी बात समझ पा रहा है। लू उसकी लोकेशन पूछता है। जियांग ली बताती है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रीट के पास एक न्यूज़पेपर और मैगजीन शॉप के सामने है। लू तुरंत मीटिंग और बाकी काम छोड़कर निकल जाता है। असिस्टेंट उसका कोट लेकर पीछे भागता है और पूछता है कि इतनी जल्दी किस बात की है। लुओ सिर्फ जियांग ली तक पहुंचने पर फोकस करता है। जियांग ली फोन पर कहती है कि अगर वो आ रहा है तो जल्दी आए। उसने 1 साल इंतजार किया है, इसलिए अब उसे वेट करना पसंद नहीं है। लुओ वहां पहुंच जाता है, मगर जियांग ली को सामने देखकर करीब 30 सेकंड्स तक कुछ बोल नहीं पाता। वो सोचता है कि इतने समय में वो बिजनेस के 100 डिसीजंस ले सकता है, मगर आज एक ओपनिंग लाइन तक उसके माइंड में नहीं आ रही। जियांग ली को लुओ के टाई पर बेल फ्लावर का डिजाइन याद आता है, जिसका मीनिंग हैप्पीनेस का लौट कर आना है। वो बात शुरू करते हुए कहती है कि उसने लुओ की बनाई हुई अपनी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स देखी हैं। फिर सुना कि वो उन्हें हटाने वाला है, इसलिए वो पूछना चाहती है कि उसने इतनी पेंटिंग्स क्यों बनाई। लुआ साफ जवाब देता है कि उसने पेंटिंग्स इसलिए बनाई क्योंकि उसे जियांग ली पसंद है। फिर वो जियांग ली से पूछता है कि उसने उसकी मैगजीन क्यों खरीदी चाहिए। क्या उसे मैगजीन पसंद है या मैगजीन में मौजूद आदमी। जियांग ली अब पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि उसे लू से उस दिन कही बातों के लिए माफ़ी मांगनी है। उसने लुओ और उसकी फीलिंग्स दोनों को इंसल्ट किया था। असल में वो डर गई थी। लुओ उसे रोक कर कहता है कि उस दिन सबसे ज़्यादा पेन जियांग ली को ही हो रहा था, इसलिए उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लू की लाइफ में जियांग ली को हमेशा स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। जियांग ली मानती है कि चेन सही था। उसके मन में रिच बॉयज़ को लेकर पहले से प्रिजुडिस था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हांगकांग का प्रिंस एक रैंडम किस की वजह से पूरे साल किसी को याद कर सकता है, जबकि जियांग ली ने खुद भी वही किया। लुओ पूछता है कि क्या जियांग ली अपने फीलिंग्स कन्फेस कर रही है। जियांग ली तुरंत यस या नो नहीं बोलती। वो कहती है कि उसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। लुओ उसकी हालत देखकर पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स खोने के बाद क्या वो होटल में स्टे कर पाएगी। फिर वो उसे अपने घर चलने को कहता है और भरोसा देता है कि उसके खोए हुए सामान का पता लगा लिया जाएगा। लुआ के घर पहुंचकर जियांग ली चारों तरफ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे जैसे सिंपल न्यूट्रल कलर्स देखती है। लुआ मानता है कि उसे हमेशा ऐसी प्लेन चीजें पसंद रही हैं। जियांग ली के आने के बाद ही उसे अपनी लाइफ की डलनेस समझ में आ रही है। जियांग ली थकी हुई है, इसलिए ऊपर जाकर फ्रेश होना चाहती है। लुआ कहता है कि ये घर अब उसके लिए खुला है और वो जो चाहे कर सकती। प्रॉब्लम यह है कि जियांग ली के पास बदलने के लिए साफ कपड़े नहीं हैं। उसके लगेज के साथ अंदर और बाहर पहनने वाली हर चीज़ चली गई है। लुओ उसकी शर्माती हुई हालत देखकर खुद भी ऑकवर्ड हो जाता है। कुछ देर बाद जियांग ली वेंचिन से फ़ोन पर बात करती है। वेंचिन कपड़ों का डिस्क्रिप्शन सुनकर कहती है कि लुओ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और वह आज रात ज़रूर कुछ रोमांटिक एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वो जियांग ली को याद दिलाती है कि पिछली बार दोनों के बीच सब कुछ होते होते रुक गया था, इसलिए इस बार रिग्रेट्स छोड़कर डायरेक्ट आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी लुओ रूम के पास आकर पूछता है कि क्या जियांग ली को कुछ चाहिए। वेंचिन की बातों में खोई जियांग ली सोचती है कि शायद लुओ उसे कपड़े उतारने के लिए कह रहा है। वो घबराकर पूछती है कि लुओ क्या करना चाहता है। लुओ अभी कंफ्यूजन में पड़ जाता है, फिर बताता है कि वो सिर्फ नए पैजामे देने आया है। असिस्टेंट ली ने एक फीमेल कोलैग से कपड़े खरीदवाए थे, मगर शायद सिलेक्शन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जियांग ली एम्बेरसमेंट छिपाने के लिए कहती है कि क्लोथ्स कंफर्टेबल और सेक्सी हैं। सेक्सी बोलते ही वो और नर्वस हो जाती है। फिर कहती है कि उसे पहले कपड़े उतारने चाहिए, लेकिन तुरंत अपनी लाइन सुधार कर बोलती है कि उसे पहले चेंज करना चाहिए। लुओ भी बिना कुछ आगे बढ़ाए उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। जियांग ली को समझ नहीं आता कि वह राहत महसूस करे या डिसअपॉइंटमेंट। अगली सुबह जियांग ली जल्दी उठती है और देखती है कि लुओ पहले ही काम में लगा हुआ है। वह पूछती है कि इतनी सुबह क्या कर रहा है। लुओ बताता है कि उसने अलग टाइम जोन वाली मीटिंग खत्म की है और जियांग ली का सामान भी मिल गया है। ड्राइवर ने पैसे के लालच में रॉबरी की थी, लेकिन उसे हायर करने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता। जियांग ली कहती है कि वह अटेंशन पाने वाली पब्लिक फिगर है, इसलिए ऐसा होना पूरी तरह शॉकिंग नहीं है। आईडी और बाकी चीज़ें दोबारा बन सकती हैं।
उसके लिए सबसे ज़रूरी एक ड्राइंग है जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। वो लू की बनाई पोर्ट्रेट निकालकर उसकी तारीफ करती है। जियांगली कहती है कि लू को पेंटिंग नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा ड्रॉ करता है। लू जवाब देता है कि अगर जियांगली को उसकी पेंटिंग्स इतनी पसंद है तो वो आगे सिर्फ उसी के लिए पेंट करेगा। लुओ के ऑफिस में बिजनेस रिपोर्ट आती है। असिस्टेंट बताता है कि लुओ की रिस्क हेजिंग स्ट्रैटेजी से करंट रेवेन्यू 30% तक पहुंच गया है। वो इसका पूरा क्रेडिट लुओ को देता है। फिर कॉन्वर्सेशन जियांग ली पर आ जाती है। लुओ के फ्रेंड को लगता है कि बिजनेस में स्मार्ट लुओ विमेन के मैटर में बहुत स्लो है। इतनी मेहनत करके जियांग ली को हांगकांग बुलाने के बाद भी उसके पास बॉयफ्रेंड वाला प्रॉपर टाइटल नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि लू को सिर्फ टाइटल नहीं बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भी जरूरत है। जियांगली ने उसे बार बार रिजेक्ट और डाउट किया है, इसलिए बाहर से कॉन्फिडेंट लू अंदर से ये नहीं मान पाता कि वह सच में उसके साथ रहेगी। जियांगली को लू के पुराने जीवन के बारे में पता चलता है। बचपन में उसकी मदर की फ्यूनरल और स्टडीज के कारण उसकी पेंटिंग क्लासेस छूट गई थी। इसके बावजूद यंग लू अपनी मदर की पोर्ट्रेट बनाना चाहता था। लू यांग ने उसे रोकते हुए कहा था कि उसकी मदर की कमजोरी और गलत अपब्रिंगिंग ने फैमिली को नुकसान पहुंचाया। लू फैमिली में पर्सनल फीलिंग्स का कोई खास मीनिंग नहीं है। लू उनका इकलौता हेयर है और उसकी लाइफ का काम फैमिली ऑनर को आगे बढ़ाना है। उसके फादर ने पेंटिंग को मीनिंगलेस बताकर टीचर्स हटवा दिए। उस दिन के बाद लुओ धीरे धीरे एक कोल्ड मशीन जैसा बन गया। उसने फैमिली द्वारा अरेंज की गई सारी ब्लाइंड डेट्स भी रिजेक्ट कर दी। फिर 1 साल पहले उसने ग्रेप शेप जेड पेंडेंट पकड़कर कहा कि उसे कोई पसंद है। जियांगली अब समझती है कि लुओ के अलग अलग टाइम की पेंटिंग्स इतनी अलग क्यों हैं। उसकी मदर के जाने और फैमिली के प्रेशर ने उसके कलर्स छीन लिए थे। जियांगली को पहली बार एहसास होता है कि लुओ उसे उसकी सोच से कहीं ज्यादा प्यार करता है। वो लगातार उसे दूर करती रही, जबकि लुओ उसे अपने कोल्ड वर्ल्ड में वापस आए कलर की तरह देखता रहा। अब जियांगली सोचती है कि शायद उसे लुओ को प्रॉपर टाइटल देकर उसका डर खत्म करना चाहिए। लुआ जियांगली को सी के पास ले जाता है। वो बताता है कि उसे हमेशा समुद्र देखना पसंद था क्योंकि उसे सी अपने जैसा लगता था। बाहर से विशाल और पावरफुल, मगर अंदर से कोल्ड, साइलेंट और दबा हुआ। जियांगली कहती है कि कई लोगों की नज़र में सी मिस्टीरियस भी होता है। उसके अंदर अनगिनत ट्रेजर्स छिपे होते हैं। लुओ का वर्ल्ड भी वैसा ही है। वह उस हाइट पर पैदा हुआ जहां पहुंचने के लिए बाकी लोग पूरी लाइफ मेहनत करते हैं। इसके सामने जियांगली खुद को सैंड के छोटे ग्रेन जैसा समझती है। वह ऑर्डिनरी है और हर दिन वेव्स में बहने से बचने के लिए स्ट्रगल करती है। लुओ कहता है कि 1 साल पहले वही छोटा ग्रेन उसके सी में गिरा और इतना बड़ा वेव बना गया कि सब बदल गया। धीरे धीरे वह ग्रेन उसके हार्ट के बीच माउंटेन बन गया। अब उस सी के अंदर सिर्फ कोल्डनेस नहीं बल्कि भरोसा करने और सहारा लेने की जगह भी है। लुओ चाहता है कि माउंटेन और सी एक हो जाए और उनके बीच का लव कभी खत्म ना हो। जियांगली उससे पूछती है कि उसने इतने लोगों में उसी को क्यों चूज किया। दोनों के वर्ल्ड्स अलग हैं। जियांगली के पेरेंट्स भी अलग बैकग्राउंड से आए थे और उनका अंत बहुत पेनफुल हुआ। वह लुओ से पूछती है कि क्या सच में दोनों उस ओल्ड पैटर्न से अलग हो सकते हैं। लू कहता है कि लव का मतलब ही एक दूसरे के वर्ल्ड्स में एंटर करके उन्हें समझना है। दूर खड़े होकर डिफरेंस देखना इजी है, मगर साथ चलकर ही पता चलेगा कि रिलेशन टिक सकता है या नहीं। इस बार जियांगली भागती नहीं। वह लुओ की तरफ देखकर पूछती है कि क्या उसे गर्लफ्रेंड चाहिए। लुओ के लिए यही वो आंसर है जिसका वो पूरे 1 साल से इंतजार कर रहा था। वो जियांगली का नाम लेकर कंफर्म करना चाहता है कि वो सच में ये कह रही है। जियांगली उसका डाउट खत्म कर देती है और दोनों फाइनली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के बाद दोनों के बीच की सारी रोकी हुई फीलिंग्स सामने आने लगती हैं। लू फिर भी जल्दी नहीं करता। वो जियांगली से पूछता है कि क्या उसे थोड़ा वेट करना चाहिए और क्या उसके पास अपनी ज़रूरत की हर चीज़ है। वो जियांगली को अली कहकर समझाता है कि अगर उसे किसी भी पॉइंट पर अनकंफर्टेबल लगे तो तुरंत बता दे। लुओ उसी समय रुक जाएगा। वो उसकी कंफर्ट को अपनी डिजायर से ऊपर रखता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जियांगली का डर पहली बार पूरी तरह खत्म होता है क्योंकि लुओ उसे फोर्स करने के बजाय हर पल उसका आंसर और कंफर्ट चेक कर रहा है। इसके बाद आने वाले कुछ दिन दोनों साथ बिताते हैं। उनके बीच प्लेफुल बातें, क्लोजनेस और छोटे रोमांटिक मोमेंट्स बढ़ते जाते हैं। जियांगली अब लुओ से डिस्टेंस बनाने वाली वुमन नहीं रही। वो बिना हेजिटेशन उसे अपना बॉयफ्रेंड कहने लगती है। कुछ दिनों बाद वेंचिन जियांगली से बात करती है और पूछती है कि क्या वो और लुओ इन दिनों घर से बाहर निकले भी हैं। उसके हिसाब से दोनों पूरी तरह अपनी रोमांटिक लाइफ में खो चुके हैं। जियांगली सफाई देते हुए कहती है कि सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं। वेंचिन उसी बात को पकड़कर पूछती है कि 2-3 दिन साथ रहने के बाद भी कोई प्रॉपर फॉलो अप क्यों नहीं हुआ।
वो मजाक में पूछती है कि कहीं लू इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फिर जियांगली को ऑस्टर्स और चाइव्स जैसी चीज़ें बनाकर खिलाने की सलाह देती है। जियांगली उसे नॉनसेंस बंद करने को कहती है, मगर वेनेक्वीन रुकती नहीं। वो कहती है कि लू इतना यंग है और जियांगली उसके सामने इतनी टेम्पिंग है, तो वो खुद को ज़्यादा समय तक कैसे कंट्रोल कर सकता है। जियांगली उसकी टीजिंग से परेशान होकर बात बदल देती है, मगर वेनेक्वीन अब भी लू की एबिलिटी पर फेक डाउट दिखाकर उसे चिढ़ाती रहती है। दूसरी तरफ किहांग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और साइंड प्रोजेक्ट्स जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं। लू अपनी टीम से कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में टैंग फैमिली की कंपनी शामिल नहीं होनी चाहिए। टैंग फैमिली के कोर प्रोजेक्ट की फंडिंग चेन टूटने वाली है और उनके नए प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। लुओ के लोग उनकी हर एक्टिविटी मॉनिटर करेंगे और जहां भी टैंग कोऑपरेशन की कोशिश करेगा, समय पर उसका रास्ता रोकेंगे। तभी स्टाफ बताता है कि मिस जियांग नीचे लू से मिलने आई है। पूछा जाता है कि क्या उसे ऊपर भेजा जाए। लू मना करके खुद नीचे जाने का फैसला करता है। वो जियांगली के पास पहुंचकर पूछता है कि क्या उसे बहुत देर वेट करना पड़ा। जियांगली कहती है कि सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। लुओ जवाब देता है कि उसे लगा जियांगली बहुत देर से इंतजार कर रही होगी, क्योंकि वह खुद 5 मिनट से लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। दोनों प्राइवेट एलिवेटर में जाते हैं। जियांगली नोटिस करती है कि ऑफिस के लोग उन्हें देख रहे थे। वह पूछती है कि स्टाफ उसके बारे में क्या गॉसिप करेगा, शायद यही कि बॉस आज कौन सी पूरी तरह ढकी हुई वुमन को कंपनी में लेकर आया है। लुआ कहता है कि एक दिन वो खुद सबको बताएगा कि वो वुमन उसकी गर्लफ्रेंड बिग स्टार जियांगली है। जियांगली पूछती है कि क्या लुआ को अभी उसे पब्लिकली दिखाने में शर्म आती है। लुआ कहता है कि पहले उसे खाना खा लेना चाहिए। जियांगली उसके लिए स्पेशली ऑयस्टर पॉरेज लाई है। लुओ तुरंत समझ जाता है कि वेंचिन की टीजिंग जियांगली तक पहुंच चुकी है। वो पूछता है कि जियांगली को उसकी एबिलिटी पर डाउट है क्या। जियांगली कहती है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर की हेल्थ की केयर कर रही है। लुओ उसके करीब आकर कहता है कि अगर वो हेल्दी है या नहीं, ये जियांगली खुद प्रॉपरली चेक कर सकती है। जियांगली उसे याद दिलाती है कि ऑफिस में कोई देख लेगा। लुआ कहता है कि ये उसका प्राइवेट एलिवेटर है। यहाँ जियांगली जितना स्लोली चाहे चेक कर सकती है। उनकी क्लोजनेस की वजह से एलिवेटर टॉप फ्लोर तक जाकर फिर नीचे आने लगता है। बाहर एम्प्लॉयज़ हैरान होते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाकर वापस क्यों आ रही है। उन्हें लगता है सिस्टम में प्रॉब्लम है, जबकि अंदर जियांगली कहती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है और सिस्टम सच में बर्न हो सकता है। तांग वेंदे और टैंग वे अब लू या होंग के पास पहुंचते हैं। तांग वेंदे कहता है कि अयान अभी भी उस एक्ट्रेस की वजह से अवे के साथ सेटल होने को तैयार नहीं है। वो लू की सीक्रेट कंपनी चिहांग कैपिटल का भी खुलासा करता है। लू फैमिली से छिपकर इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना साबित करता है कि लू फैमिली कंट्रोल से बाहर जाने की तैयारी कर चुका है। टांग वेंडे लुओ याहोंग से कहता है कि अब अपने सन को खुली छूट देना बंद करना होगा। उसके हिसाब से जियांग ली सिर्फ एक एक्ट्रेस है और उसे रास्ते से हटाना बहुत ईजी है। कुछ ही समय में वेंचिन घबराकर जियांग ली को बताती है कि उसकी सभी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स और एंडोर्समेंट्स या तो यूनिलैटरली टर्मिनेट कर दिए गए हैं या रोक दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जोंग पर हांगकांग इन्वेस्टर्स का प्रेशर है और शायद जियांग ली को पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाएगा। इसी बीच लू को उसके फादर का कॉल आता है। लू याओहोंग कहता है कि उसके सन ने नई कंपनी बनाई और गर्लफ्रेंड भी चुन ली, मगर उसे सारी बातें दूसरों से पता चली। वह लुओ को तुरंत पहाड़ वाले फैमिली हाउस लौटने के लिए कहता है। जियांगली लुओ से कहती है कि वो ठीक है और उसे पहले फैमिली मैटर हैंडल करना चाहिए। लुओ उसे भरोसा देता है कि ये छोटी प्रॉब्लम है और वो सब संभाल लेगा। वो जियांगली से घर पर उसका इंतजार करने को कहता है। फैमिली हाउस पहुंचकर लुओ अपने फादर से कहता है कि वो उससे नाराज हैं, तो उसे कुछ भी कह सकते हैं, मगर जियांगली को हर्ट ना करें। लुओ याहोंग कंडीशन रखता है कि अगर लू टांग वे के साथ मैरिज अलायंस एक्सेप्ट कर ले तो जियांगली हांगकांग छोड़कर मेनलैंड लौट सकती है। लू पूछता है कि उसके जाने के बाद भी क्या फैमिली जियांगली का करियर दबाती रहेगी। उसके फादर का जवाब बहुत कोल्ड है। वह जियांगली को लोवेस्ट लेवल की पर्सन बताकर कहता है कि उनके वर्ल्ड में वह पॉन बनने के लायक भी नहीं। वह बस लुओ की प्राइवेट लाइफ की एक गलती है जिसे कभी भी इरेज किया जा सकता है। लुआ उसकी बात सुनकर अपनी मदर को याद करता है। वो पूछता है कि क्या उसके फादर ने उसकी मदर को भी ऐसे ही गलती समझा था। लुआ याओहोंग अपनी लेट वाइफ का नाम लेने से भी मना करता है। वो कहता है कि लुओ की मदर ने उसे स्पॉइल किया और फैमिली को लगभग बर्बाद कर दिया था। उसे लगा था कि मदर के बिना लुओ ज्यादा अच्छा बनेगा, मगर शायद वो गलत था। फिर वो कहता है कि अगर लुओ मदर के बिना बेहतर हो सकता था तो शायद जियांग ली के बिना भी बेहतर हो जाएगा। इसके बाद वो बताता है कि जिस गेस्ट को बुलाया गया था वो आ चुकी है। लुओ समझ जाता है कि उसके फादर ने जियांग ली को भी वहां बुलाया है।
लुआ फैमिली की डाइनिंग टेबल पर जियांग ली के सामने हांगकांग स्टाइल खाना रखा है। लुआ याओ होंग पूछता है कि वो खा क्यों नहीं रही, क्या उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। जियांग ली बताती है कि वो पहले हांगकांग में रह चुकी है, इसलिए फूड उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लुआ याओ होंग कहता है कि लुआ फैमिली की टेबल पर हर ऑर्डिनरी चीज जगह नहीं बना सकती। यहाँ का खाना हमेशा फैमिली हेड की पसंद से तैयार होता है। लुआ जियांग ली से कहता है कि अगर टेस्ट पसंद नहीं है तो उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं। जियांग ली सीधे लू याओ होंग से कहती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए मील खराब करने के बजाय वह जो कहना चाहते हैं साफ कहें। लू याओ होंग बताता है कि उसे दोनों की डेटिंग का पता चल चुका है। फिर वो पूछता है कि क्या जियांग ली सच में उसके सन को समझती है। वो लुओ की अचीवमेंट्स गिनाता है। बचपन से लुओ टॉप ग्लोबल बिजनेस मैगजीन्स पढ़ता था। 16 की एज में उसे 6 देशों की बिजनेस लैंग्वेजेस आती थी। 20 तक उसने टॉप यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और बिजनेस की डबल डिग्री पूरी कर ली थी। 24 की एज में उसने फैमिली रेवेन्यू को अकेले 200% बढ़ा दिया। फिर वो पूछता है कि क्या ऐसे केपेबल मैन का अपनी लाइफ का पूरा साल जियांग ली के साथ रोमांस में लगाना वेस्ट नहीं है। जियांग ली मानती है कि उसे लुओ के पूरे पास्ट की जानकारी नहीं है, मगर वो आज अपने सामने खड़े अयान को समझती है। उसे पेंटिंग पसंद है, ओल्ड मूवीज पसंद है और वो लुओ फैमिली की कोल्ड वेल्थ से कहीं ज्यादा अपनी मदर से प्यार करता है। जियांग ली कहती है कि लुओ या होंग के लिए उनका सन सिर्फ एक एम्प्लॉय है, मगर जियांग ली के साथ लुओ को किसी रोल में फिट होने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ खुद बनकर रह सकता है। वो मानती है कि पहले उसने लुओ से दूर रहने का फैसला किया था। जियांग ली को लगता था कि लुओ फैमिली उसे दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ देती होगी और लुओ को उसके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब उसे समझ आया है कि लुओ के पास मनी, स्टेटस और एबिलिटी सब कुछ है, मगर लव नहीं है। उसका फादर तक उसे सन कम और बिजनेस टूल ज़्यादा समझता है। जियांग ली साफ कहती है कि अब उसका डिसीजन बदल चुका है। लुओ याहोंग पूछता है कि क्या वो सच में लुओ से प्यार करती है। जियांग ली जवाब देती है कि अगर अभी नहीं भी करती तो आगे पूरे दिल से करेगी। लुआ फैमिली उसके प्रोजेक्ट्स रोक सकती है, उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है और जो चाहे कर सकती है, मगर लुआ ने हर प्रेशर में उसे फर्मली चूज किया है। इसलिए जियांग ली इतनी सी स्टॉर्म देखकर उसे छोड़कर नहीं जाएगी। जियांग ली जाने लगती है तो लुओ याहोंग उसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट न करने के लिए माफ़ी मांगने को कहता है। जियांग ली जवाब देती है कि उसे ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जियांग ली और लुओ वहाँ से निकल जाते हैं। लुओ याहोंग गुस्से में लुओ की सारी बिजनेस पावर्स फ्रीज करवाने का फैसला करता है ताकि उसे फैमिली के खिलाफ जाने की कीमत समझ आए। फैमिली हाउस से बाहर आने के बाद लुओ जियांग ली को टीज करते हुए कहता है कि आज मिस जियांग बहुत डोमिनियरिंग लग रही थी। जियांग ली जवाब देती है कि पहले लुओ हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, इसलिए इस बार उसकी टर्न थी। लुओ हंसकर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हांगकांग का एयर भी किसी स्ट्रॉन्ग बैकर के भरोसे बाहर निकलेगा। अंदर उसने एक बाइट तक नहीं खाया, इसलिए वह जियांग ली से उसे अच्छा खाना खिलाने के लिए कहता है। जियांग ली उसे ऑर्डिनरी लोगों को पसंद आने वाला फूड खिलाने का प्रॉमिस करती है। क्योंकि लुओ फैमिली ने जियांग ली का काम रोक दिया है, वह डिसाइड करती है कि इस फ्री टाइम में लुओ को हांगकांग घुमाया जाए। वह उसे ऑर्डिनरी लोगों की हैप्पी लाइफ एक्सपीरियंस करवाना चाहती है। आज की प्रॉब्लम्स पर वे अगले दिन सोचेंगे। दोनों सेंट्रल की स्टोन स्टेयर्स पर साथ चलते हैं। जियांग ली कहती है कि हैप्पीनेस को सिंपल रहने देना चाहिए। लुओ जवाब देता है कि अब उसकी लाइफ में सिंपल हैप्पीनेस सच में मौजूद है। वे टिकट्स लेकर शहर घूमते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। लुओ बार बार जियांग ली की फोटो खींचता है। जियांग ली पूछती है कि उसे सीनरी की फोटो नहीं लेनी क्या। लुओ कहता है कि उसकी नज़र में जियांग ली ही सबसे खूबसूरत सीनरी है। जियांग ली कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसे पता है वो ब्यूटीफुल है। फिर लुओ को भी हैंडसम बता देती है। लुआ बताता है कि वो लगभग 30 साल से हांगकांग में रह रहा है, फिर भी हमेशा खुद को आउटसाइडर समझता था। जियांग ली के साथ वही सिटी उसे पहली बार अपनी लग रही है। एक चमकती हुई जगह देखकर लू को चाइल्डहुड याद आता है। जब स्टडीज अच्छी नहीं चलती थी तो उसकी मदर उसे वहीं पेंटिंग और स्केचिंग के लिए लाती थी। पेंट करते समय उसका मन फ्री हो जाता था। उसकी मदर ने उसे सिखाया था कि हवा की शैडो को आंखों से नहीं, फीलिंग से पेंट करना चाहिए। हवा फ्री होती है। उस मोमेंट में वो लुओ भी है और अपनी अलग आइडेंटिटी वाला इंसान भी। जियांग ली कहते हैं कि उसने लुओ को अपनी मदर के बारे में कम ही बोलते सुना है। लुओ बताता है कि उसकी मदर बहुत जेंटल थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर ब्रश चलाना सिखाया था। उन मोमेंट्स में टाइम रुक जाता और सारी वरीज गायब हो जाती थी। मगर लुओ फैमिली में उसकी मदर की सबसे बड़ी वैल्यू बस एयर को जन्म देना थी। जियांग ली अब समझती है कि लुओ इतनी जल्दी उस घर से अलग क्यों होना चाहता था। लुओ कहता है कि वो मैंशन उसका होम नहीं है।
जहाँ जियांग ली और उसकी मदर की वार्मथ हो, वही उसके लिए असली होम है। जियांग ली लुओ से पूछती है कि क्या वो उसका पुराना होम देखना चाहता है। फिर वो उसे ग्रैंडमा चेन के छोटे घर ले जाती है। जियांग ली बताती है कि ग्रैंडमा चेन कभी उसकी और उसकी ग्रैंडमदर की लैंडलेडी थी। उसकी ग्रैंडमदर के जाने के बाद ग्रैंडमा चेन ने जियांग ली को अपनी ग्रैंडडॉटर की तरह रखा और जियांग ली भी उन्हें फैमिली मानती है। घर पहुंचते ही जियांग ली खुशी से ग्रैंडमा को आवाज़ देती है, मगर ग्रैंडमा चेन की हालत अचानक बिगड़ जाती है। जियांग ली घबराकर उनके लिए पानी लाने जाती है। लू उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मानता है कि उसे लोगों की केयर करना प्रॉपर्ली नहीं आता। ग्रैंडमा चेन प्यार से कहती हैं कि अगर वह सीखने को तैयार है तो इतना ही काफ़ी है। उनके मुताबिक जियांग ली से बेहतर किसी की केयर कोई नहीं कर सकता। फिर ग्रैंडमा लुओ को जियांग ली का पुराना स्ट्रगल बताती हैं। जियांग ली की ग्रैंडमदर के पास सिर्फ 3 महीने बचे थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जियांग ली मेनलैंड से अकेली हांगकांग आई और इसी छोटे घर में रहने लगी। वो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कई जॉब्स करती थी। हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमदर की सेवा करती, मसाज करती और मेडिसिन देती थी। रात में इसी डिम लाइट के नीचे स्क्रिप्ट्स पढ़ती और पोस्चर प्रैक्टिस करती थी। कई बार वो इतनी टायर्ड होती थी कि खड़े खड़े ही सो जाती थी। फिर भी उसने अपनी ग्रैंडमदर को अकेला नहीं छोड़ा। लुओ ये सब सुनकर ग्रैंडमा चेन से प्रॉमिस करता है कि वो जियांग ली का अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे दोबारा अकेले स्ट्रगल नहीं करने देगा। वो हर बर्डन अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उधर टैंग वेंडे की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लुओ की नई कंपनी टैंग फैमिली को प्रोजेक्ट्स में कोई जगह नहीं दे रही। अगर टैंग और लुओ फैमिलीज का अलायंस नहीं हुआ तो टैंग फैमिली पूरे शहर में जोक बन सकती है। टैंग वेंडे अब जियांग ली के फादर को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो कसीनो पहुंचता है और गैम्बलिंग टेबल पर उनके पास बैठ जाता है। जियांग ली के फादर कहते हैं कि वो अभी जीतते जीतते रह गए और बस थोड़ा लक कम पड़ गया। टांग तुरंत उनकी कमजोरी समझकर कहता है कि प्रॉब्लम लक नहीं, चिप्स की कमी थी। अगर कैपिटल ज्यादा हो तो वो अपनी सारी लॉस वापस जीत सकते हैं। जियांग ली के फादर पूछते हैं कि तांग कौन है और उन्हें इतनी अच्छी तरह कैसे समझता है। तांग खुद को उनकी डॉटर के बॉयफ्रेंड के क्लोज फ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि जियांग ली का बॉयफ्रेंड हांगकांग का एयर लुओ जिनियन है। फादर हैरान होते हैं कि जियांग ली ने उन्हें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। वे शिकायत करते हैं कि जियांग ली उन्हें कभी कुछ नहीं बताती और उनकी सोच नहीं समझती। फिर कहते हैं कि वो कसीनो में अपने लिए नहीं आते, वो जियांग ली को बेहतर लाइफ देने के लिए मनी जीतना चाहते हैं। तांग उनकी तारीफ करके उन्हें केयरिंग फादर कहता है। फिर वो झूठी कंसर्न दिखाते हुए बताता है कि लुओ उसका होने वाला ब्रदर इन लॉ है, लेकिन उसे फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ खेलना पसंद है। वो जियांग ली को मनी लविंग बताकर कहता है कि उसे नहीं पता दोनों कैसे साथ आ गए और अब तांग तथा लुओ फैमिलीज दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। जियांग ली के फादर भी मानते हैं कि उनकी डॉटर को मनी से बहुत लगाव है और कसीनो का पुराना डेट भी उसी से जुड़ा है। तांग एक डील रखता है, वो अपनी गैम्बलिंग स्किल देगा और जियांग ली के फादर अपना कैपिटल तथा लक देंगे। दोनों मिलकर बड़ा पैसा जीतेंगे। उस पैसे से फादर जियांग ली के साथ अपना रिलेशन ठीक कर सकते हैं। लुओ अपनी फैमिली में लौट जाएगा और टांग अपनी सिस्टर की शादी उससे करा देगा। टैंग इसे ऐसा प्लान बताता है जिसमें सभी को उनकी चाही हुई चीज मिल जाएगी। फादर पूछते हैं कि अगर वे हार गए तो क्या होगा। टैंग उन्हें भरोसा देता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी वह पेपर्स पर साइन करवाकर कहता है कि लॉस होने पर भी वह सामने खड़ा रहेगा। जियांग ली के फादर उसकी बातों में आकर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और कार्ड स्टील करने को कहते हैं। टैंग का ट्रैप अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। उधर जियांग ली और लुओ ग्रैंडमा चेन के साथ पीसफुल टाइम बिता रहे हैं। रात को दोनों स्टार्स देखते हैं। जियांग ली पूछती है कि क्या स्टार्स इतनी दूर से भी उन्हें देख सकते हैं। लुओ कहता है कि शायद देख सकते हैं क्योंकि ये जगह लव की रोशनी से भरी है। तभी शूटिंग स्टार दिखाई देता है और दोनों विश मांगते हैं। ग्रैंडमा चेन जियांग ली से पूछती हैं कि उसने क्या विश मांगी और वह तथा लू मैरिज का प्लान कब बना रहे हैं। जियांग ली अपना डर सामने रखती है। अगर लुओ ने उससे मैरिज की तो फैमिली से उसका रिलेशन पूरी तरह टूट सकता है। वह अपना स्टेटस, कंपनी और मनी तक खो सकता है। जियांग ली ऑर्डिनरी लाइफ की आदी है, मगर उसे डर है कि लू इतना बड़ा चेंज सह नहीं पाएगा। ग्रैंडमा पूछती हैं कि क्या जियांग ली ने सच में लू के साथ पूरी लाइफ चलने के बारे में सोचा है। जियांग ली मानती है कि उसने सोचा है, मगर वह स्केर्ड है। कुछ देर बाद लो पूछता है कि जियांग ली अनहैप्पी क्यों लग रही है। उसने ग्रैंडमा के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। वो पूछता है कि क्या जियांग ली को भरोसा नहीं कि लू ऑर्डिनरी लाइफ में हमेशा रह सकता है। जियांग ली कहती है कि वो रिलेशन में दोनों को बेहतर बनते देखना चाहती है। उसे डर है कि कहीं वो लू को पीछे ना खींच ले।
लुआ उसे अली कहकर कहता है कि वो कभी उसके लिए बर्डन नहीं रही। जियांगली उसका लाइट है और वो पर्सन है जिसे लुआ पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहता है। जियांगली की वजह से लुओ को वार्मथ और होम का मीनिंग समझ आया। उसकी प्रेजेंस ने लुओ की लाइफ को नया मीनिंग दिया। वो साफ कहता है कि वो जियांगली से प्यार करता है। लुओ उससे दोबारा ऐसी बातें न कहने के लिए कहता है। उसे भरोसा रखना चाहिए कि दोनों का साथ रहेगा और उनका अपना होम होगा। तभी पापराजी को देखकर दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वे ग्रैंडमा के साथ जल्दी दूसरी तरफ निकलते हैं। भागते हुए भी जियांगली अपने मन में चाहती है कि उसका रास्ता हमेशा लुओ की पाम लाइंस के साथ जुड़ा रहे। मो स्टार्स और मून के साथ कितनी भी दूर चली जाए, अपनी फीलिंग्स हर जगह छोड़ना चाहती है। शायद हवा कभी उन वर्ड्स को पढ़कर उसके डर पर हंसे। लुओ उसे सारे वरीज छोड़कर बस अच्छे से लव करने के लिए कहता है। उनका रोमांटिक मोमेंट अचानक जियांगली के फादर के कॉल से टूट जाता है। वो रोते हुए जियांगली से खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं। वे कहते हैं कि वो फिर ट्रैप में फंस गए और गैम्बलिंग में हार गए। अगर डेट नहीं चुकाया तो कसीनो वाले उन्हें सच में मार सकते हैं। लुओ जियांगली से कहता है कि वो पहले वहां से चली जाए और ये मैटर उसे हैंडल करने दे, मगर जियांगली तुरंत मना करती है। वो लुओ को बताती है कि उसके फादर बॉटमलेस पिट हैं। कोई कितने भी पैसे दे, उनकी गैम्बलिंग खत्म नहीं होगी। अगर लुओ बीच में आया तो वो भी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा। फादर वही पुरानी बात दोहराते हैं कि उन्होंने सिर्फ जियांगली को बेटर लाइफ देने के लिए गैम्बल किया। जियांगली उनसे पूछती है कि उन्होंने कब उसकी रियल फीलिंग्स के बारे में सोचा। उन्होंने हमेशा ये मान लिया कि उसे सिर्फ मनी चाहिए। वो अपने फादर से कहती है कि अगर वो सच में उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम इस बार उसकी बात माने और उसे खुद सिचुएशन हैंडल करने दे। कसीनो पहुंचकर जियांगली को पता चलता है कि डेट 100 मिलियन बताया जा रहा है। वो तुरंत कहती है कि इतनी बड़ी रकम पॉसिबल नहीं है और कैसीनो ने चीटिंग की है। तांग वेंदे सामने आकर मान लेता है कि जियांगली स्मार्ट है। वो साफ बताता है कि ये पूरा ट्रैप था। जिस मोमेंट उसके फादर ने कैसीनो में कदम रखा, उसी मोमेंट से सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन अग्रीमेंट पर जियांगली के फादर के सिग्नेचर्स हैं, इसलिए लीगल पेपर के सामने वे लॉस से मना नहीं कर सकते। फादर अब समझते हैं कि गैम्बलिंग हर बार ट्रैप थी। वो कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया और जियांगली से सॉरी मांगते हैं। तम जियांगली को ओल्ड फ्रेंड कहकर दो चॉइसेस देता है, या तो 100 मिलियन चुकाए या हांगकांग छोड़कर लुओ से ब्रेकअप कर ले। वो पूछता है कि जियांगली पूरी लाइफ डेट चुकाते हुए अपने बूढ़े फादर को होमलेस डॉग बनते देखना चाहती है या उस लुओ फैमिली को छोड़ना चाहती है जो वैसे भी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी दौरान लुओ कसीनो पहुंच जाता है। तंग वेंदे उसका फेक रिस्पेक्ट के साथ स्वागत करता है। जियांगली लुओ से कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और ये उसका मैटर नहीं है। लुओ जवाब देता है कि ये हांगकांग है, इसलिए यहाँ की प्रॉब्लम वो हैंडल करेगा। फिर वो टैंग से कहता है कि 100 मिलियन सिर्फ बहाना है, उसे अपनी असली कंडीशन बतानी चाहिए। टैंग खुलकर कहता है कि लुओ अभी जियांगली के सामने टांग वे को कॉल करे और मैरिज के लिए येस कह दे। ऐसा होते ही जियांगली और उसके फादर को जाने दिया जाएगा। लुओ टैंग की डिमांड मानने के बजाय असिस्टेंट ली को रेगुलेटर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने को कहता है। टैंग फैमिली ने लियान हुआ को फ़ायदा दिखाने के लिए जिन प्रोजेक्ट्स का मेंशन किया था उनमें डेटा फेक है। टैंग समझ जाता है कि लुओ उसके बिजनेस की कमज़ोर जगह पकड़ चुका है। लू जियांगली से उसके फादर को लेकर पहले जाने को कहता है। वो ग्रैंडमा चेन से जियांगली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर चुका है, इसलिए अब पीछे नहीं हटेगा। जियांगली जाने को तैयार नहीं, मगर लुओ उसे भरोसा देकर बाहर भेज देता है। उसके बाद तांग कहता है कि लुओ कभी जीत नहीं सकता। जब तक जियांगली उसकी पर्सन है, तांग के पास उसे हर्ट करने के 1000 तरीके हैं। लू साफ करता है कि तांग वेई वाला अलायंस वह किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर जियांगली और उसके फादर को छोड़ने के बदले वो कीहंग कैपिटल के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऑपरेटिंग राइट्स तांग को ट्रांसफर कर सकता है। तांग पहले इसे लुओ को मजबूर करने का सही मौका मानता है। उसे लगता है कि चिहांग कैपिटल छीनकर लुओ को कमज़ोर किया जा सकता है और फिर लुओ फैमिली भी तांग को सपोर्ट करेगी। वह लुओ से चिहांग के सारे अग्रीड प्रोजेक्ट्स ट्रांसफ़र करने की कंडीशन रखता है। लुओ बिना हेजिटेशन मान जाता है। उसके लिए हर इंसान की वैल्यू अलग है और जियांगली किसी भी प्रोजेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह अग्रीमेंट तैयार करवाने को कहता है। साथ ही टैंग को साफ बता देता है कि अगर उसने दोबारा जियांगली को छुआ तो अगली बार उसका लॉस चिहंग के इन प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा होगा। तांग वेंदे चिहंग कैपिटल के प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद लू याहोंग से कहता है कि अब लू की इंडिपेंडेंट कंपनी लगभग उसके कंट्रोल में है। लू याहोंग इसे छोटा बिजनेस लॉस मानता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अयान मजबूर होकर फैमिली हाउस लौट आए। अगर थोड़ी मनी खोकर सन वापस मिलता है तो वो डील उसे एक्सेप्टेबल है।
दूसरी तरफ जियांग ली अपने फादर को लेकर वहां से निकलती है। वो उनसे कहती है कि वे हमेशा कुछ टाइम के लिए गायब होते हैं और फिर भारी डेट के साथ लौट आते हैं। फादर कहते हैं कि वे जियांग ली की कमी पूरी करना चाहते थे, इसलिए बार बार गैम्बल करते रहे। उन्हें लगा था कि एक बड़ी जीत से सब कुछ ठीक कर देंगे, मगर उनका लक हमेशा खराब रहा। जियांग ली पूछती है कि क्या वे कोई नॉर्मल काम करके पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। फादर जवाब देते हैं कि उनके जैसे इंसान के पास गैम्बलिंग के अलावा ऊपर आने का कोई चांस नहीं है। जियांग ली कहती है कि इसी गैम्बलिंग ने उनसे सब कुछ छीन लिया। एक छोटी पॉसिबिलिटी के पीछे भागते भागते उन्होंने लाइफ के बाकी सारे चांसेस बर्बाद कर दिए। फादर तर्क देते हैं कि बॉटम लेवल के लोगों के लिए हर सक्सेस की पॉसिबिलिटी छोटी ही होती है। फिर वह जियांग ली को लू के रिलेशन से पीछे हटने की सलाह देते हैं। उनके मुताबिक यूथ जल्दी निकल जाता है। जियांग ली के पास अभी लौटने का टाइम है। अगर वह लू के साथ रही तो आखिर में हर्ट वही होगी। जियांग ली पूछती है कि क्या उसके फादर भी उसे गोल्ड डिगर समझते हैं। फादर कहते हैं कि वो बहुत नाइव है। जियांग फैमिली अपने सबसे पावरफुल टाइम में भी लुओ फैमिली के बराबर बैठने लायक नहीं थी। लुओ उस फैमिली का हेir है और जियांग ली का वहाँ कोई मैच नहीं। अगर वो स्टबर्न रही तो बाद में इतना हर्ट होगी कि वापस संभलना पॉसिबल नहीं रहेगा। जियांग ली ये सब सुनकर कहती है कि दोनों को अब कभी नहीं मिलना चाहिए। फादर जाने से पहले बताते हैं कि वो अपने ओल्ड प्लेस लौट गए हैं। अगर जियांग ली उनकी बात समझ ले तो वहाँ आकर उनके साथ शांगदू लौट सकती है। कसीनो की घटना के बाद जियांग ली लुओ से मिलती है। वो उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। लुओ अपने प्रोजेक्ट्स की बात छिपाकर कहता है कि सब स्मूथली रिजॉल्व हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद वह जियांग ली को घर छोड़ देगा। कुछ समय के लिए लाइफ दोबारा पीसफुल लगने लगती है। जियांग ली को लगता है कि एक और डिजास्टर पीछे छूट चुका है। कुछ समय बाद लू याओ होंग जियांग ली के वर्क प्लेस पर पहुंचता है। जियांग ली पूछती है कि वो इतनी मेहनत करके उसकी वर्किंग लोकेशन तक क्यों आए हैं। फिर कहती है कि जो भी बात है वो सुन रही है। लू याओ होंग उसके डायरेक्ट बिहेवियर से खुश नहीं होता। वो पूछता है कि जियांग ली के अंदर एल्डर्स के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट भी है या नहीं। जियांग ली जवाब देती है कि चाहे वो कितनी रिस्पेक्टफुली बात करे, लुओ याओ होंग उसे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए फेक पोलाइटनेस का कोई फायदा नहीं। लुओ याओ होंग कहते हैं कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि अयान को जियांग ली जैसी अनरिस्ट्रेन्ड, बोल्ड और इम्पोलाइट वुमन में क्या दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जियांग ली में वेल्दी फैमिली वाली डिग्निटी नहीं है। जियांग ली भी पीछे नहीं हटती। वो लुओ याओ होंग को स्टबर्न, ग्रीडी और इनफ्लेक्सिबल कहती है। उसके मुताबिक उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें अपनी फैमिली से प्यार करना नहीं आता। लू याओ होंग बताते हैं कि अयान बचपन में उनसे अपने मन की बातें करता था, मगर बड़ा होने के बाद वो ओबीडियंट और सेंसिबल बन गया। उन्हें लगा था कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लू फैमिली बिजनेस संभालेगा और उसे और बड़ा बनाएगा। अब जियांग ली की वजह से वो फैमिली के खिलाफ खड़ा हो गया। लू याओ होंग पूछते हैं कि क्या जियांग ली मानती है कि उसने अयान को बदल दिया। जियांग ली कहती है कि हो सकता है उसका आना चेंज का रीज़न बना हो, मगर अयान के हार्ट में ये विशेज़ हमेशा से थीं। वो पेंटिंग करना चाहता था, अपनी मदर को याद करना चाहता था और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता था। जियांग ली मानती है कि लुओ याहोंग शायद अयान के एक्शन से कुछ समय के लिए मूव्ड हुए हों, मगर उन्हें अब भी ये डाउट है कि उनका सन जियांग ली के नॉन रिस्पेक्टेबल फादर को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं। जियांग ली कहती है कि वह लुओ के मन की तरफ से कोई क्लेम नहीं करेगी। पास्ट में उसने अपने सेल्फ डाउट और डिस्ट्रस्ट की वजह से लुओ को कई बार हर्ट किया है, मगर अब जब लुओ उसके साथ खड़ा है तो वह उसकी सिंसेरिटी पर दोबारा डाउट नहीं करेगी। फैमिली बैकग्राउंड या किसी और की सोच उनके ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकती। लुओ याओहोंग कहते हैं कि जियांग ली बातों को अपने फेवर में मोड़ने में काफ़ी स्मार्ट है। फिर मानते हैं कि इस फाइट में जियांग ली जीत गई। उन्होंने अयान को बचपन से हर डिसीजन में फ़ायदा और नुकसान तोड़ना सिखाया था। अयान ने ये स्किल अच्छे से सीखी भी, मगर जियांग ली के लिए उसने सारे कैलकुलेशंस छोड़ दिए और फीलिंग्स को चूज़ कर लिया। जियांग ली जवाब देती है कि उनके बीच कोई विनर या लूज़र नहीं है। जियांग ली ने कभी ड्रीम किया था कि उसे ऐसा आदमी मिले जिसकी फैमिली भी उसे एक्सेप्ट करे। लुओ याओहोंग ने ड्रीम किया था कि उनके सन की मैरिज से बिजनेस और फैमिली दोनों को फ़ायदा मिले। आज दोनों की विशेस पूरी नहीं हुई, इसलिए कोई नहीं जीता। उसकी बात सुनकर लुओ याओहोंग कहते हैं कि जियांग ली ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है। वह आज भी नहीं मानते कि अयान को उससे मैरिज करनी चाहिए। फिर भी अब वह अयान के डिसीजन में इंटरफियर नहीं करेंगे। पिछले 1 साल में उनकी एज और हेल्थ पर भी असर पड़ा है। वह नहीं चाहते कि डेथ से पहले उनका सन उनसे हमेशा के लिए हेट करने लगे।
लुआओ याओहोंग जियांग ली को लुआओ फैमिली हेड की रिंग देते हैं। साथ ही साफ कहते हैं कि रिंग देने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जियांग ली को पर्सनली एक्सेप्ट कर लिया है। वो सिर्फ ये मान रहे हैं कि पेरेंट्स आखिर अपने चिल्ड्रन के सामने ही पीछे हटते हैं। जियांग ली रिंग एक्सेप्ट करके मिस्टर लुओ को थैंक यू कहती है। जियांग ली वापस लुओ के पास आती है। लुओ तुरंत पूछता है कि उसके फादर के साथ बात कैसी रही और क्या उन्होंने उसे ज़्यादा परेशान किया। जियांग ली कैजुअली बताती है कि लुओ याहोंग ने कहा कि वो जियांग ली को पसंद नहीं करते। जियांग ली ने भी जवाब में कह दिया कि उसे भी वो पसंद नहीं है। लू उनकी बातचीत को बच्चों के फाइट जैसा बताकर पूछता है कि क्या दोनों वहां घर घर खेल रहे थे। फिर जियांग ली लुओ से पूछती है कि क्या उसे हमेशा डर रहता था कि वो एक दिन उसे दोबारा छोड़ देगी। लुओ सच मान लेता है। वो कहता है कि जियांग ली के साथ उसे कभी पूरा सिक्योरिटी फील नहीं हुआ। जियांग ली कई बार उसे फीलिंग्स देने के बाद सडनली पीछे हट गई थी। जियांग ली लुओ फैमिली हेड की रिंग दिखाती है। लुओ के फादर खुद इसे देकर गए हैं। अब वो पूछती है कि क्या लू को आखिर इनफ सिक्योरिटी मिल गई। रिंग सिर्फ फैमिली पोजीशन का साइन नहीं है, ये प्रूव करता है कि इस बार जियांग ली लू के साथ खड़े होकर उसके पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जियांग ली मानती है कि शुरुआत में उसे विश्वास नहीं था कि अलग वर्ल्ड्स के दो लोग सच में साथ रह सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड लोगों के बीच डिफरेंसेस दिखाता ज़रूर है, मगर अगर मैरिज का फैसला सिर्फ इसी पर होने लगे तो बहुत सी फैमिलीज सिर्फ प्रॉफिट वाली पार्टनरशिप्स बनकर रह जाएंगी। उसके लिए केयर और लव ही रिलेशन का रियल और लास्टिंग रीज़न है। मगर लुओ ने उसे एक और ज़रूरी बात समझाई। किसी से प्यार सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से नहीं किया जा सकता। दो लोगों को करेज के साथ एक कदम आगे बढ़कर एक दूसरे का वर्ल्ड देखना पड़ता है। दूर खड़े होकर सामने वाले के लिए सैक्रिफाइस डिसाइड कर देना लव नहीं है। कभी कभी साथ रहना ही उसकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। जियांग ली अब जोकली कहती है कि हांगकांग के लोग उसे वो वुमन कहते हैं जिसने गैलेक्सी बचाई होगी, तभी लू जैसा हस्बैंड मिला। मगर उसके हिसाब से गैलेक्सी उसने नहीं, लुओ ने बचाई है। लुओ भी अपनी लाइफ को होपफुल तरीके से देखने लगा है। वो टेम्पल स्ट्रीट के फॉर्चून टेलर और अपने डेटा रिपोर्ट्स जैसी अलग अलग बातें जियांग ली से शेयर करता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ सिर्फ कोल्ड बिजनेस नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। दोनों की मैरिज न्यूज़ बाहर आते ही रिपोर्टर्स फिर रूमर्स बनाने लगते हैं। कोई पूछता है कि क्या जियांग ली 6 मंथ्स और 17 डेज प्रेग्नेंट है। कोई हॉस्पिटल का नाम जानना चाहता है तो कोई पूछता है कि उनका बच्चा बिजनेस पढ़ेगा या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा। एक रिपोर्टर वॉलंटियर अलायंस तक का क्वेश्चन पूछ देता है। लुओ उनके मेडअप गॉसिप का जवाब और भी बड़े मजाक से देता है। वो कहता है कि जियांग ली ट्विंस की मदर बनने वाली है और बच्चे 8 मंथ्स बाद पैदा होंगे। फिर वह एक बच्चे का नाम वांग फुगुई बताता है। लोग इसे टेस्टफुल नेम कहकर दूसरे बच्चे का नाम पूछते हैं। लुओ कहता है कि दूसरे नाम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्टर्स को गॉसिप पसंद है, इसलिए वे खुद ही नई स्टोरी बना लेंगे। इसके बाद वेडिंग शूट का काम शुरू होता है। क्रू सभी को पोजीशंस पर बुलाता है और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर बोर्ड लेकर आता है। जियांग ली कंप्लेन करती है कि लू उसके वेल पर हाथ रखकर उसे दबा रहा है। कैमरा चलने लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रॉमिस करते हैं कि दुनिया की स्लैंडर उन्हें अलग नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती और उनके रिलेशन को हिला नहीं सकती। उनके हाथ हर माउंटेन और हर दूरी पार करके एक दूसरे तक पहुंचेंगे। आसमान उनके बीच कितना भी फैल जाए, वे स्टार्स के सामने प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पहले से ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ फिल्माइंग रैप हो जाती है और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।